ऊटी में बहुत बड़ा होटल है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए लाइव शोज करें। बहुत महंगे सिंगर्स हैं वो। अरे पैसा बोलना। 35-40 लाख लेंगे। बस 50 लाख दे देना। बस 1 करोड़ दे देना। अबे बस कर, बोल रहा हूँ मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे तो रील्स बहुत पसंद है और रील्स डालते ही मेरे पति की है ना खिचखिच शुरू हो जाती है। क्यों सर? रील्स जब ये बनाती है ना तो जो कमेंट्स आते हैं ना, कैसे कैसे लड़कों के कैसे कैसे कमेंट। इतने साल बाद शादी हुई है, हमने इतना खर्चा करके इसको लेके आए, कोई भी कुछ। शब्बीर कुमार साहब, क्या आप अपने पुराने कपड़ों के बदले बर्तन लेते हैं या गरीबों में दे देते हैं? उस्ताद जी, आपको शर्म नहीं आती है? आपको मेहमानों से कपड़े मांग रहे हो आप? तो साहब, अगर कपड़े नहीं पहनूंगा तो ज्यादा शर्म आएगी। अभी आपके आने से पहले अल्ताफ भाई बोले थे आई एम वेरी हैप्पी, बैचलर हैप्पी। अभी आपको देख के सोच रहे थे काश मैं भी शादी कर लेता। अल्ताफ भाई कैसे? अच्छा लग रहा है? सरिता जी आ गई अब आसपास अब ग्लैमर मुझे भी होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। It's wonderful to be with Shabbir ji and Altaf ji. Thank you so much. और मुझे अर्चना जी के बारे में कुछ कहना है, मैं कहूँ? Please, I don't know So, what it is. I'm bitten by the acting bug. I love acting, but I loved it when I was even very, very small. I was 15, 16. I did a screen test. अच्छा जी। वो रोल मुझे नहीं मिला, अर्चना जी को मिली। हैं? Which one? हाँ, जलवा। Oh, आपको पता भी नहीं था? देखिए जोरदार तालियां। क्या बात है? मुझे पहले लगा था आप सिर्फ कुर्सियां छीनते, रोल भी छीने आपने। तो अब मैं बुलाता हूं एक और जबरदस्त इंडी पॉप सिंगर को, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम श्वेता शेट्टी जी। मैम बहुत 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 स्वागत है आपका, और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आइए विराट। अल्ताफ भाई बीच में ये फील्डिंग करके बैठे हो आप। thank you. अब देखिए चमक आई अल्ताफ भाई की। जोरदार तालियां हो जाए हमारे चारों मेहमानों के लिए। अरे श्वेता मैम ने एक से बढ़ के एक गाने गाए हैं, आप सबने गाने सुने हैं। जैसे एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, रुकमणी रुकमणी। हाँ. शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। ये जब गाना आपको ऑफर हुआ तो आपको शक नहीं हुआ कि ये गाना ही है कि किसी का स्टिंग ऑपरेशन करना है? क्या आप पूछ रहे हैं कि रुकमणी रुकमणी शादी के बाद क्या हुआ? रुकमणी क्यों बताए भी क्या हुआ? कैसा रहा मैम एक्सपीरियंस आपका रहमान साहब के साथ गाने पहले का? तो रहमान इतने मशहूर नहीं थे, जैसे 90s में तो वो नए थे। मेरा डेब्यू था, बाबा सहगल का डेब्यू था। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने ये लिरिक्स पढ़े ऐसे, हे भगवान ये कैसे लिरिक्स है। और 90s में हम लोग थोड़े कंजर्वेटिव थे जी। सो वी बाबा एंड माई सेल्फ, हम दोनों गाना पढ़ा हम लोग को, लेकिन इतना बड़ा हिट होगा वी डिडंट इवन थिंक अबाउट इट। वाह, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग था। अल्ताफ भाई जो हैं, आप उनके जितने भी गाने देखे होंगे, आप देखना स्क्रीन पे हमेशा दिखते थे, मॉडल अलग से होता था और अल्ताफ भाई अलग से दिखते थे। कोई तो ये भी कहता था कि मॉडल से पहले मेकअप करके ये पहुंच जाते थे। तो अल्ताफ भाई आप ये चाहते थे कि लोगों को आपके गाने तो याद हो ही हो, आपका चेहरा भी याद हो जाए। ये म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो हमारे जो चंपक जी थे जी, चाहते थे कि लोगों को पता चले कि क्योंकि म्यूजिक वीडियो जी देखा जाए तो सिंगर के लिए ही बनता है, राइट। लेकिन मैं पूरा फीचर नहीं होता था। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती थी कि वो जो वीडियो डायरेक्टर रहते उनकी कहानी होती थी उसमें मॉडल जी, तो वो दोनों को बैलेंस रखते थे कि भाई सिंगर भी बताएं और उनकी स्टोरी भी चले, तो इसलिए मुझे उसके अंदर फीचर किया। तो आप उनको ये भी बोलते थे मेरा ये प्रोफाइल रखो, इधर मेरा डिंपल पड़ता है। अभी इतने शरारती लग रहे थे, अभी दोनों महिलाओं के आते एकदम सोबर हो गए। नहीं वो तो कुदरती है ना? शबीर भाई आपने एक तो चश्मा लगा रखा, मुझे ये नहीं पता चल रहा आप इस तरफ देख रहे हैं कि इस तरफ। शबीर भाई ने जब 80s में गाना शुरू किया ना, तब रेडियो में आपको पता ही है सबको गाना सुनने को मिलता था कि अगला गीत फिल्म बेताब से, जिसका संगीत दिया आर डी बर्मन और गीत लिखा है आनंद बख्शी, आवाज दी है शब्बीर कुमार। आइए सुनते हैं। ऐसी अनाउंसमेंट आती थी ना, आवाज सब पहचानते थे। तो जब 80s के बाद 90s में ये वीडियो का दौर शुरू हुआ शबीर सर जी, तो आपके मन में नहीं आया कि यार ये दौर 80s में भी अगर आता तो मैं भी खुद जाकर रोमांस करता, जैसे अल्ताफ भाई कर रहे थे अपने गानों में? अच्छा, आपके गानों में बच्चन साहब रोमांस कर रहे थे, आपके दिमाग में आता तो होगा कि 10% तो मुझे मिलना चाहिए टीडीएस। नहीं शबीर साहब? दरअसल वो दौर इतना अच्छा था क्योंकि स्ट्रगल का दौर था जी। और एक शेर मुझे याद आ रहा है जी, बशीर बद्र साहब का, ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, वाह, ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, और तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। क्योंकि ये बिना गीतमाला का आप जिक्र कर रहे हैं, उस जमाने में मेरे यहाँ रेडियो नहीं था। अच्छा जी। और गाने का सुनने का शौक था, तो हमारे घर के सामने एक डॉक्टर रहते थे। अच्छा जी। तो उनके
वहाँ रेडियो था और पूरे मोहल्ले में 2-3 घरों में रेडियो हुआ करता था, तो वो लोग बड़े अमीर माने जाते थे। तो मैं भाग के वहाँ जाता था सुबह सुबह उठकर और उनकी दीवार पर कान लगाकर गाने सुनता रहता था। ओह माय गॉड। तो वो लुत्फ सब कुछ और ही है एक्चुअली। उसके बाद ये दौर जो आया है, ये दौर की बात कर रहे हैं जी, तो मेरा जो बचपन जो गुजरा है, मेरी परवरिश जो हुई है, घर में बचपन से आप से तमीज से बात करना होता है एक दूसरे का, और आप गाली नहीं बोल सकते। तो मुझे याद नहीं है कि मैंने साले से बड़ी गाली बोली हो। अच्छा जी। मुझे याद नहीं है। तो इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे मर्द फिल्म का एक गाना मिला जी, और उसके गाने के बोल थे कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल भी है तेरा काला, और उसमें बोलना जा साला। तो साला बोलना था, क्योंकि मैं हर गाना रिकॉर्ड जो करता था, घर वाले चाहते थे कि भाई तुम गाना गाने के बाद उसको ट्रांसफर लेकर आया कीजिए, तो हम सुने तुमने क्या गाया आज। अब ये गाना जब आया कि साला बोला हूं मैं, तो आप यकीन कीजिएगा जब भी साला आया उसमें थोड़ी आप मेरी झिझक आपको नजर आएगी, सुनाई देगी। पर वो वाकई दौर का बड़ा उसका मजा था। लिमिटेड प्रोग्राम्स होते थे, जो न्यूज पढ़ने आते थे वो भी सीधे सीधे न्यूज पढ़ते थे, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे याद है हमारे ना नया केबल आना शुरू हुआ, तो शोले फिल्म कैच हो रही थी, तो हेमा जी का गाना चल रहा है, और हेमा जी, क्योंकि वो अगर एंटीना आपका टेढ़ा हो जाता था ना, तो हीरो हीरोइन भी टेढ़े हो जाते थे ना, तो गाना चल रहा है और हेमा जी ऐसे नाच रही हैं, फिर जाके एंटीना घुमाया, करते करते हेमा जी सीधी हुई। पर इतना मजा आता था, झिलमिल झिलमिल आ रहा है स्क्रीन पे, फिर भी हम बैठ के देख रहे हैं। अब इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, ले दे के एक ही प्रोग्राम बचा है, कपिल शर्मा जो, बाकी ये हमारी अपनी प्रमोशन। सुनीता मैम, जब आपका गाना आया परी हूं मैं, हाँ जी। इतना पॉपुलर हुआ, हम टीवी में देखते रहते थे कि लड़की भाग क्यों रही है, निकल जाती थी ना, परी हूं मैं, दूसरे कमरे में निकल गई। आपके पीछे पीछे कोई आया परा, कोई ऐसा बिल्कुल, जिसने आपको बोला हो कि आप परी हो, मेरी विश पूरी कर दो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ? ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक गुमनाम अजनबी था। अच्छा। जो 1 साल के लिए पहले तो उन्होंने एक छोटी सी गिफ्ट दी मुझे बैक स्टेज। मैं कुछ म्यूजिकल के लिए साउंड चेक कर रही थी। अच्छा मैं थोड़ी सी उदास थी और किसी ने मुझे एक बहुत ही सुंदर बटुआ दिया, उसमें एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट था और उसमें एक छोटी सी कुछ लिखा था उसने ना, हैव अ गुड शो। लेकिन तब से एक पूरे साल के लिए I kept on receiving these gifts from this stranger, and I think he was a traveler and a theatre person. वो तो मतलब क्योंकि गर्शविन थिएटर से कुछ मुझे गिफ्ट्स मिलते थे या कुछ स्पेशल क्लोथ्स एंड तो मैंने उनके बारे में मैंने इंटरव्यूज में बहुत बात की है कि अपने आप को दिखाइए, मैंने शो मी, यू नो, but I couldn't find him. तो मैंने गाना भी लिखा उसके बारे में, गुमनाम अजनबी। अच्छा। एक दिन मुझे एक नोट मिला, I heard you were getting married. Have a good life. And that was it. बस खत्म। श्वेता जी, आपके पीछे पड़ा कोई क्रेजी फैन ऐसा? इसके लिए तो सब दीवाने तो दीवाने हैं। नहीं, 90s में हुआ करते थे, लेकिन आजकल के फैंस जैसे नहीं थे। वो बहुत ही डिसेंट थे और बहुत ही शर्मीले थे और बैक स्टेज आते थे और यू नो पोएट्रीज लिखते थे, पेंटिंग्स करते थे। इट वाज लवली। इवन द मीडिया कि 80s 90s में जो मीडिया भी था वो बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे पूछते थे क्या तस्वीर ले लें। बिल्कुल। अभी तो देयर इज परमिशन। आजकल अगर आप फैंस के साथ फोटो लेना तो ऐसे करते हैं। जब से शो शुरू हुआ है, शबीर भाई के चेहरे पे अब मुस्कुराहट आई है। और मैं श्वेता जी के बारे में आपको बता दूं कि ये परफॉर्मर तो अच्छी हैं, ये योगा भी बड़ा अच्छा करती हैं और शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी के रिश्तेदार भी हैं। हाँ। तो मेरे को एक बात बताओ, ये शेट्टी लोगों के अंदर योगा इनबिल्ट होता है कि शेट्टी समाज सिखाता है आपको? मेरे ख्याल से सुनील शेट्टी भी यू नो इज अ फैमिली फ्रेंड। हाँ। और मेरे ख्याल से हमारा खाना इतना फैटी नहीं है जैसे आपका बटर और यू नो व्हाट, सरसों का साग, यू नो व्हाट आई मीन। अगर आप पराठा खाते रहे हर दिन तो आप ही थोड़ा यू नो वजन बढ़ता। हमने तो साग इतना खाया, बीच में मेरा मुंह हरा हो गया था। लेकिन आप भी बहुत फिट है, मैंने आपके इंस्टाग्राम में देख रही हूँ, बिल्कुल सिक्स पैक मसल्स एंड ऑल। योगा मेरे लिए एक बहुत ही महत्व चीज है क्योंकि योगा मुझे थोड़ा शांत कर देता है। शबीर भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में, योगा के बारे में? सर, मैं बरसों से सोच रहा हूँ कि योगा करूँ। मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा, अल्ताफ भाई के गाने आप देखो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इतने पॉपुलर थे, बसों में ट्रकों में चलते थे,
कोई बस में बैठा कंडक्टर से पूछ लेता ना दिल्ली कब आएगा, कहता अल्ताफ राजा की सीढ़ी 3 बार चलेगी, धौला कुआं उतरेंगे। भाई आपके गाने जो टूटे दिल वालों ने बड़े सुने हैं, और जिसका दिल टूटा है वो पी के बैठ जाता है पौनी बोतल। जी। तो किसी ने पौनी बोतल पी के आपको परेशान किया है कि बार बार सुनाओ, या फिर जब थोड़ी सी उतरी हो फिर बोला हो एक किशोरदा का हो जाए? एटलांटा के अंदर अच्छा। मुझसे 6 बार एक आदमी ने सुना तुम तो ठहरे परदेसी। अच्छा। अब अगर 15 मिनट का सॉन्ग है, हाँ, उसको मैं थोड़ा एडिट भी करूं 10 Right. मिनट्स का, तो पूरा 1 घंटा हो गया 6 बार। हाँ, तो ऐसे भी फैन मिल जाते। तो आप उसी की क्यों सुन रहे थे? पेमेंट उसने दी थी? मतलब ऑर्गेनाइजर का आदमी था। ऑर्गेनाइजर का आदमी था। शबीर दा, कोई रफी साहब का गाना, आप उनके इतने बड़े फैन हैं, जो 2 लाइनें जो आपको पसंद हो? थैंक यू शबीर सर, थैंक यू सो मच। आइए सर, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है। कोल्ड ड्रिंक ठंडे पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक, अरे वाह 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 वाह, हमारी 80s 90s की खूबसूरत आवाजें। नमस्कार, क्या लेंगे आप? क्या लेंगे तो क्या ऑप्शन कोई है तेरे पास पॉपकॉर्न के अलावा? अगर वो बोल देंगे हम 3 BHK लेंगे महालक्ष्मी में तो क्या करेगा? जा यार। देखो जो मेरे पास मैं वही दे सकता हूँ, सीधी बात है। मैंने तो वैसे प्यार से पूछा है, सर क्या लेंगे आप? ये पावर नैप लेंगे दादा। आप चाहो तो 10 मिनट सो भी जाओ, चश्मा लगा हुआ पता नहीं चलेगा किसी को। ये चला जाएगा, मैं आपको उठा लूंगा, ये आपका दिमाग खाएगा अभी। यार क्यों उठाओगे तुम, क्यों सुलाओगे? वो अपना कीमती समय निकाल के मुझसे मिलने आए हैं। हाँ अच्छा। हाँ। अरे वो कितने साल की होगी, मैं पूछना ही भूल गया। कौन? वो जो तूने गलत फहमी पाली हुई है। तुझे क्या लगता है तुझे मिलने आए वो? ये हमारा कॉलेज का दोस्त है मैडम, ये चलता है। क्या प्रॉब्लम है? क्या क्या कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। शबीर भाई ऐसे मेरे से बात करता है, क्या मैं आपका एक गाना इनको डेडिकेट कर सकता हूँ? प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, अपने दिल से बड़ी दुश्मनी थी, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। मुझे भी शबीर भाई का गाना याद आ गया कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हमारे दोस्त इधर ही पड़े रह जाते हैं। इसीलिए हम आपसे मुंह नहीं लगाते हैं। लेकिन मैं वैसे बताना चाहता हूँ, मैं ना मतलब 80s 90s का दिल से डाई हार्ड फैन। मुझे उस समय की लड़कियां शर्मीली होती थी ना, घूंघट निकाल के रखती थी, सामने वाले का चेहरा भी नहीं देखती थी। अब लड़कियां मुंह देख लेती हैं, मना कर देती हैं। इसको अपना रियल टैलेंट नहीं पता है शबीर भाई जी। ऐसा लग रहा है। ये मुंह दिखा के बिना इंटरेस्ट के तुझे लोन मिल सकता है, पता है तुझे? सीरियसली कपिल जी आपको बहुत प्यार करते हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। क्या बात है, आप झूठ भी बोलती हैं। करने क्या है इधर? I have a big business project for you. Proposition. Yes. आप इंटरनेशनल फैंस हैं आपके, तो मैं आपका ना एक वर्ल्ड टूर प्लान करना चाहता हूँ। खुद तो कभी मेरठ नहीं गया, इनका टूर प्लान करेगा। चल गेस्ट का टाइम ना खराब कर, चलो मैं गेस्ट का कोई टाइम नहीं, अल्ताफ भाई सच में मतलब मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ, अगर आपके किसी गाने में एडजस्ट हो जाए। सुनो। अर्ज किया है, शट अप। भाई इरशाद होता है भाई। इरशाद हाँ, मैं अर्ज किया है, इरशाद अर्ज किया है। हाँ अब ठीक है ना? अरे कर दे अब। हाँ नहाना है तो नदी में आओ। हाँ नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है? नहाना है नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है? प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है? जैसे आप यहाँ पर महंगे गेस्ट आते हैं ना सर, ये मेरा है सुपर ही टॉकीज, तो यहाँ पर ना थोड़े सस्ते वाले गेस्ट मेरे पास भी आते हैं, लेकिन आपके वो बहुत अजीज हैं। अगर डुप्लीकेट होते हैं सर इसके सारे गेस्ट। अगर आपकी इजाजत तो बुला लूं? बुलाओ। जी आइए सर, प्लीज वेलकम। ओए बरेली, ये बरेली का अंडरटेकर। नहीं, कोरिया की चुड़ैल। सॉरी। अरे तेरे जात का पैदा मारू। क्या बात। दादा आज बता ही दो क्या बात। हट हाँ दादा आपकी पैंट धीरे धीरे नीचे जा रही है। शब्बीर जी कैसे हैं आप? आपने मेरे लिए गाना गाया था ना, बहुत ही अच्छा था। कौन सा?
जिहाल मस्किन मुकुंद रंजिश बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। बहुत अच्छा गाना, मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। अच्छा। अरे कोबरा है कोबरा, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। दादा सन्नी देओल का डायलॉग है। अरे इसका नाम भी सन्नी है रे। ये ले रख ले राजू। क्यों? अब तेरी एंट्री में फन ही फन होगा। मेरा ऊटी में बहुत बड़ा होटल है और आप लोग बहुत लाइव शोज करते, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए लाइव शोज करें। दादा आप भूल रहे हैं, आप नकली हैं, वो असली हैं, बहुत महंगे सिंगर्स हैं वो। अरे पैसा बोलना। 35-40 लाख लेंगे बस। 50 लाख दे देना बस। 1 करोड़ दे देना। अबे बस कर, बोल रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। बड़ी देर से वो बात नहीं बोली, मुझे समझ नहीं। आप क्या क्या? जियाल मस्किन मुकुंद रंजिश बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। 3-4 बार पहले बोल चुके हो आप। तो तू बोल के दिखा। अरे दिखा ना। तो हाँ बोल बोल। बोलता क्यों नहीं है? अरे मत शर्मा। एक तो तेरी टाइमिंग खराब थी, मेरी भी खराब कर दी। हाँ बोल के दिखा। हाँ जी हाल मस्की मकुन बरिंदिश बिहार हिजरा हमारा दिल है। ऐसे नहीं। हाँ हिल के बोल के दिखा। जी हाल मस्की रहने दे रे मकुन बरिंदिश। आगे भी तुम्हारा ऐसा ही है जो सुना रहे हो, वैसी टाइप की चीजें। एक लाइन गा लो। हाँ जी गा लीजिए। जी हाल मस्की तुम्हारी वजह से गा रहे हैं। अच्छी बात है ना। क्या बात है सर, मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है। माइक वापस करो उनका। चलो पूछा किसी ने? कॉम्प्लीमेंट दे रहे जैसे इंडियन आइडल में जज है। भाग यहाँ से। हाँ यही तो चाहिए। मैम आप सोशल मीडिया पे कभी कभी फोटोग्राफ्स डालते हैं ना अपने फैंस के लिए। हाँ। तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, मैं चाहूंगा कि आप कुछ फोटोग्राफ्स वहां पे देखें। जी दिखाइए जरा। ये अल्ताफ भाई ने फोटो डाला है, अल्ताफ राजा लाइव एट नजीबाबाद, और पीछे ये अल्ताफ भाई पीछे फिरंगी लड़कियां भी खड़ी हैं। गाने तो आपके हिंदी हैं। वो परदेसी है ना लफ्ज, इसलिए। नहीं, परदेसी तो एक हुआ, ये 1 दर्जन क्या कर रही हैं पीछे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इनका मन तो कर रहा है पीछे मुड़ के गाएं, लेकिन ऑडियंस के चक्कर में सामने देख के गाना पड़ रहा है। क्या बात है। और दिखाइए। श्वेता शेट्टी जी ने ये फोटो डाला है, ओहो योगा करते हुए। नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं हम। आप योगा कर रही हैं या फंस गई हैं? लगता है इनके पास इंच टेप नहीं है, ऐसे टेबल का साइज ले रही हैं ताकि इसका कवर खरीद सके। मैम ये श्वेता ये कौन सा आसन है ये वाला? ये आई डोंट नो। Are you sure it is not Photoshop, no? नो फोटोशॉप बिल्कुल नहीं। और देखते हैं। इसको योगा ना समझे, ये पोजीशन कॉकरोच के आने पे हर लड़की बना लेती है। और दिखाइए। ओहो शबीर भाई ने ये फोटो डाला है सलमान भाई के साथ। ए हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट एंड ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, हैप्पी बर्थडे सलमान, मे यू लिव टू सी एटर्नल ईयर्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, हैप्पी बर्थडे सलमान खान। आइए कमेंट्स देखते हैं। सलमान के साथ बैठ के भी दूसरी तरफ देख रहे हैं, लगता है दूसरी तरफ जयाप्रदा निकल रही हैं। एक्टर को ही पता होता है कैमरा कहाँ है। शबीर जी तो रसोई की तरफ देख रहे हैं, नान कब आएंगे। और दिखाइए। ओह सेनोरिटा सुनीता। गोवा में इतने सारे क्यों डाले आपने? That feels nice. Happy लवली to be प्लेस in एक्चुअली। Goa. या एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है ये। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं, आप इसे बिछा के ताश भी खेल सकती हैं। लगता है इनकी कोई सहेली अंदर बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है और ये बाहर खड़ी होकर ध्यान रख रही है। और दिखाइए। अल्ताफ भाई ने फोटो डाला, वे बैक टू मुंबई फ्रॉम पटना। डेट भी लिखते हैं आप। दिखाइए कमेंट्स नीचे।
आपको सूट में देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को टारगेट पूरा करने पे कंपनी ने फ्लाइट की टिकट दी हो। जिस फ्लाइट में एयर होस्टेस एक ही बोतल से पानी पिलाती है, उसमें फ्री की कॉफी मिल जाए तो बंदा ऐसे ही मुस्कुराता है। और दिखाइए, इन्होंने एयर होस्टेस से फोटो खींचने के लिए कहा, अब सेंड करने के बहाने अपना नंबर दे देंगे और उसका ले लेंगे। मैंने नहीं दिया, उसने मांगा था। यस, मैंने नहीं दिया, उसने मांगा था। चलो, नंबर तक चेंज हो गया ना। और दिखाइए, श्वेता जी ने फोटो डाला है, थैंकफुली डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क ऑन। हाँ, ये तो वो जो कोविड के टाइम पे था ना। ओके, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेकअप से रिलेटेड एक फनी बात बताऊं? हाँ, मेरी बीवी का वजन 62 किलो है, लेकिन मेकअप के बाद वो 65 किलो की हो जाती है। और कमेंट्स दिखाइए। शब्बीर सर ने ये फोटो डाला, सडनली गॉट ए कॉल फ्रॉम नितिन मुकेश जी, आज ... ईद के मौके पर गले मिलना चाहता हूं। कुछ लोग और उनके जज्बात कभी नहीं बदलेंगे। वाह, बहुत अच्छी फोटो है शब्बीर भाई। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। दोस्तों से मिलने के लिए ईद का इंतजार नहीं करना चाहिए, जब भी मुफ्त की बिरयानी खाने का मन हो चले जाओ। सर प्लीज मुकेश जी से पूछ के बता दो कि वो कौन सी मेहंदी दाढ़ी पे लगाते हैं, मेरे तो बाल नारंगी हो जाते हैं। और दिखाइए, खत्म। अच्छा, गुलामी फिल्म का जो गाना था, ज़िहाले मस्किन मकुन बरंजिश, बहारे हिजरा हमारा दिल है, दादा 6 दिन लगे मेरे को याद करने में। आपको पता है ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, सब जानते हैं, लेकिन जैसे वो आजकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं ना जिसमें आप बोलते हैं, हे रोजी कैन यू प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, तो अगर वो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो बोलती है आई डिडंट गेट इट। ये गाना बोल के देखो आप, हे रोजी कैन यू प्लीज मकुम बरंजिश बहारे, तो कहती हैं। दादा जब आपने ये गाना गाया, आपको इसका मतलब पता था उस समय कि ये मतलब क्या है? ज़िहाले मस्की मकुन बरंजिश बहाले हिजरा बेचार दिल, ये अमीर खुसरो साहब ने लिखी हुई है। अच्छा, पर्शियन है ये बेचारा दिल है, एक गरीब दिल है जिसने अभी अभी चोट खाई है। इसको मतलब हिकारत की नजर से मत देखिए आप। अच्छा, इसके साथ प्यार कीजिए, इसको क्या बात जिसने है अभी गुलजार साहब भी, क्या बात है। वैसे आपको पता, अभी जब G20 समिट हुआ ना, वहां पे भी जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आए तो सब बैठे हुए थे कि दुनिया को और बेहतर कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने कहा वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि ज़िहाले मस्किन मकुन बरंजिश का मतलब क्या है। तो क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग है दादा, वाह। थैंक यू। शबीर सर, आपने राजकुमार साहब के साथ भी काम किया है काफी लाइव शोज, मैंने सुना। वो तो बड़ी मजेदार पर्सनालिटी थे, उनके साथ कोई जुड़ा कोई किस्सा जरूर बताओ, हमें मजा आ जाए। और एक बार एक इत्तेफाक हुआ था मेरा कि मुझे साउथ अमेरिका में राजकुमार साहब के साथ काम करने का मौका मिला। उनके साथ लाइव शोज में मुझे लेकर गए। वो पहला शो सूरीनाम में हुआ, तो पहला शो करने के बाद सब अपने अपने होटल में पहुंच गए, मुलाकात नहीं हुई कि भाई कैसा हुआ शो, किसने क्या किया। दूसरे शो में गया ना, मैं शो चल रहा था, तो मुझे राजकुमार साहब ने बुलाया अपने कमरे में कि शब्बीर को बुलाओ। हाँ, तो मैं गया, तो सर आप मेरे साथ देंगे आप? जी। शब्बीर, कल का प्रोग्राम कैसा रहा? मैंने कहा बहुत अच्छी रिपोर्ट है शो की, आज कुछ हम चेंज करेंगे। जी सर, बताइए क्या करना है? आज आप हीर रांझा का गाना गाएंगे, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अच्छा जी। जी सर, बिल्कुल गाएं, लेकिन आप गाएंगे बैक स्टेज से, क्योंकि वो गाना स्टेज पर मैं गा रहा हूँ, मैं लिप सिंक करूंगा। अच्छा सर, तो ठीक है सर, लेकिन याद रहे लोगों को ये लगे कि ये गाना राजकुमार खुद गा रहे हैं। अब मैं ऐसा ठीक है सर। फिर मुझे कुछ याद आया, मैंने सर हीर रांझा में आपका एक शेर आप पढ़ते हैं हीर के सामने, तो क्योंकि वो गाने से पहले आपको कैसे पता चलेगा मैंने गाना कहाँ से शुरू किया, तो वो शेर आप पढ़ेंगे कि तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं, मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, अब तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं। और उसके बाद आप कहेंगे हीर तुम कहाँ हो, हीर
तुम कहाँ हो, हीर तुम कहाँ हो। ठीक है, लेकिन आप स्टेज पे नहीं नजर आना चाहिए। ठीक है। तो स्टेज पे असरानी साहब ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि अब आपके सामने आ रहे राजकुमार। अच्छा, वो स्टेज पे जब गए तो पब्लिक का वेलकम, उनका प्यार सब और स्टैंडिंग ओवेशन जो पब्लिक ने उनको दिया, वो देख के बहुत खुश भी हो गए और वो भूल गए कि शब्बीर ने क्या कहा था मुझसे। अच्छा। अब मुझे तो हिदायत दी थी कि स्टेज पे नजर नहीं आना चाहिए। हाँ। और मैं खड़े रहे अकेले से। अब क्या करना देन उन्होंने खुद, शब्बीर तुम कहाँ हो। फिर मैंने गाना शुरू किया और जैसे कि आप राजकुमार हैं। थैंक यू बैठी दादा और please। डायलॉग के बादशाह थे, डायलॉग डिलीवरी के। वाह। अच्छा, ये तो देखो, अगर आप सबके गाने आज में रिलीज हों तो इतनी सारी रील्स बने उस पे जी कि आजकल लोगों का मन लगने लग गया है। मैं अपने यहाँ पे जो दर्शक गण हमारे बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जो रीलों में बना के लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, अच्छी बात है, बड़ा नया टैलेंट भी मिलता है, पर कई वैसे भी टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। आपका क्या विचार है, क्या मत है कि ये सही है या गलत है? जी। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। Hi. हेलो एवरीवन। Hello. सर मेरा नाम आरती सेनी है। जी आरती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। मैं राजस्थान चोमू शहर से हूँ सर। अच्छा जी। मुझे तो रील्स बहुत पसंद है। अच्छा। तो सर मैं इतना महंगा मेकअप लगा के कुछ अच्छी जगह के जाकर एक रील्स बनाती हूँ और रील्स डालते ही मेरे पति की है ना खिचखिच शुरू हो जाती कहाँ है आपके पति? आप दोनों इतने छोटे छोटे, आपने शादी कर ली? कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी 1 साल हुई है शादी। अब रील दोनों साथ में बनाते हो आप? नहीं सर, नहीं बनाते? मैं बनाती हूँ, लेकिन ये बोलता है कि रील्स मत बनाया कर। सर इनको पूछो क्यों नहीं? क्यों 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 मना करते हो? क्योंकि सर रील्स जब ये बनाती है ना, तो जो कमेंट्स आते हैं ना, कैसे कैसे लड़कों के कैसे कैसे कमेंट। अभी शादी हुई है, हमने इतना खर्चा करके इसको लेके आए, कोई भी कुछ अपने नाम नहीं बताया अपना? श्रीधर। श्रीधर, कितना खर्चा हुआ टोटल? 25-30 लाख। 25-30 लाख। ऐसा थोड़ी ना सिर्फ आप ही का खर्चा हुआ है, आप भी तो बारात लेके गए होंगे उधर। हाँ, तो उन्होंने कौन सा पानी पिला के भेज दिया होगा? आप भी तो खा पी के आए, उनका भी तो खर्चा हुआ ही है। एक बात और है कि हम लड़के जब कितनी भी रील बनाए और कितना भी फिल्टर डाले, बट हमारे ऊपर ऐसे लाइक कमेंट नहीं आते कभी। इसका तो कारण मैं क्या है मैं बता नहीं सकता आपको। वही ना। चोमू से हैं आप ना? चोमू से है ना? हाँ, मेरे चोमू के अजय देवगन। शुक्रिया ब्रदर, शो में आने के लिए। आप दोनों बहुत बड़े क्यूट है आप। गॉड ब्लेस। शुक्रिया। और कोई हमारे मित्रगण? जी जी मैडम। हाय एवरीवन। Hello. हेलो कपिल नमस्ते सर। जी। मेरा नाम सीमा संघवी है और मैं यहीं मुंबई से कांदिवली से आई हुई हूँ। अच्छा जी। एक्चुअली मेरा बेटा है 24 साल का। क्या बात है? हाँ जी। वाओ, यू आर सो फिट मैम। थैंक यू सर। इसके साथ मैं जब भी रील बनाती हूँ तो उससे कमेंट आते हैं कि ये लड़की कौन है जो तेरे साथ है जो। पर सर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी बनाना पसंद ही नहीं है। हस्बैंड आए आपके साथ में? जी हाँ, मेरे साथ आए हुए अच्छा, हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन कपिल, हाउ आर यू? गुड गुड सर। आपको पसंद नहीं है मैडम रील बनाती हैं? जैसे उसने बताया कि हाँ। हम लोग कितनी भी रील्स बना देंगे हाँ। तो हमको लाइक्स मिलेगी नहीं और उल्टा कुछ ना कुछ खामियां निकालेगी। आप भी महिमा चौधरी की फोटो लगा लो अपने डीपी पे। पर सर आपकी रील तो अपनी- नहीं बनाते हैं, ऊपर से देखिए ना, डाई भी नहीं करते हैं। सर आजकल का ये मुझे लगता है लेटेस्ट ट्रेंड है। हॉलीवुड एक्टर्स है या जो भी अपने बड़े बड़े स्टार्स है, रजनीकांत जी, अमिताभ बच्चन जी, मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। ग्रो ओल्ड विद डिग्निटी ब्रो। या क्या है उसमें? ग्रे हेयर्स। तो ओवरऑल हम किस मुद्दे पे बात कर रहे थे? एक्चुअली रील ये बनाते नहीं है, इनको शौक नहीं है। तो क्या सोच रही हैं? पति चेंज करने का सोच रही हैं? बिल्कुल नहीं। शुक्रिया मैम, शो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। और कोई हमारे मित्रगण? जैसे पीछे मैडम बैठी ना साड़ी में, बड़ी प्यारी लग रही हैं। आपने तो रील वील बनाई नहीं होगी, कभी बनाती है आप? आपसे बात कर रहा हूँ। कैसे आप? अम्मा जी किसके साथ आए? आपके साथ आए? बात तो कराओ, ऐसे मजा आता है यार। अम्मा प्रणाम, कैसे आप? अरे हटाओ माइक तो। सर इनको हिंदी बोलने नहीं आते, भोजपुरी। अरे भोजपुरी तो बड़ी प्यारी भाषा, कराओ ना बात। अम्मा कैसन बा? नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसन बा? ठीक ठाक बा। हाँ, मेरे को इतनी आती थी, आगे कैसे बात करें?
आप मुंबई में रहते हैं, घूमने आए हैं? बम्बई में। मुंबई में रहते हैं? हाँ। कितने साल हो गए मुंबई में आपको? 1 साल हो गया। एक महीने से। 1 महीना? तो कैसा लगा आपको? आप कहाँ से आए हैं वैसे? यूपी अयोध्या से। अयोध्या से? अरे वाह, अयोध्या नगरी से आए हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा मुंबई कैसा लगता है अम्मा आपको? अयोध्या में तो खुले खुले घर होंगे, खेतों में घूमने जाते होंगे। क्या मुंबई कैसा लगता है, सही से बताना। अच्छा लगता है भैया। अच्छा लगता है। जहाँ बाल बच्चे रहते हैं अच्छा लगता है। वो तो प्यार है, ममता है ना। और जो आपकी वो सहेलियां अयोध्या में, उनकी याद नहीं आती आपको? कहाँ नहीं याद आए भैया। आपकी मम्मी है कि आपकी सास है? सास। सास है। और ससुर आपके पीछे है? वाह, यही होता है जब शादी को इतने साल हो जाए ना। ससुर कहाँ पे? तो आपके पति इतने दूर काहे बैठे हैं? अब नहीं बनती है। She's so cute. बहुत बहुत स्वागत है अंकल जी। कैसे आप? नमस्ते नमस्ते। अरे आप तो अम्मा से भी ज्यादा शर्मा रहे हैं। कैसे हैं आप, ठीक है? अच्छे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक। अयोध्या अच्छा लगता है कि मुंबई? नहीं, अयोध्या अच्छा लगता है। अयोध्या ही अच्छा लगता है। अम्मा जी तो कह रही मुंबई भी अच्छा लगता है। अगर आपकी पत्नी इधर रहे मुंबई में, फिर क्या अच्छा लगेगा, मुंबई के अयोध्या? नहीं, अयोध्या अच्छा लगेगा। गांव में कोई सहेली तो नहीं है? नहीं, वही जहां पले बड़े हो आप, जहां पे बहुत सारा वक्त बिताया, वही शहर अच्छा लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। शर्माती बहुत अम्मा। वैसे कपिल भाई, आपको पता है आपका ये शो क्यों इतना हिट है? बताइए आप मुझे। ऊपर वाले की कृपा है सर, क्या बोल सकते हैं, प्यार है लोगों का। आपकी मम्मी, अरे शी इज द लकी चार्म। शुक्रिया शुक्रिया सर। माँ तो मेरी, हाँ। और क्या, उनको देखता हूँ तो मुझे मेरी मम्मी याद आती है। मेरे साथ वर्ल्ड में कहीं भी जाता था, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ में रहती थी। वाह, और क्या सर, दुनिया में यही तो है सब कुछ। ये सब दुआएं हैं जो इतना शो हिट होता है। मैं एक शबीर सर के बारे में किस्सा सुना कि जब ये पहली बार लता जी के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग रोक के चाय पिलाई शबीर जी को। क्यों शबीर दादा, उस समय सो गए थे आप बीच में? चाय क्यों पिलाई लता जी ने आपको? दरअसल वो किस्सा यूं है कि पहली बार मैं दीदी के साथ गाना गा रहा था। अच्छा जी। बेताब के सारे गाने मैंने दीदी के साथ गाए हैं। ये मेरा बहुत बड़ा जिंदगी का अचीवमेंट है। तो पंचम दा ने कहा कि शब्बीर, आज तुम किसके साथ गा रहे हो, पता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता, लता दी के साथ गा रहा हूँ। वाह, तो मैं शॉक, मैंने कैसे हो सकता है यार, क्योंकि मैंने दीदी की आवाज दीवारों की आड़ में सुनी है बचपन में। वो मेरे सामने एकदम मेरे साथ गाने आ रही हैं। तो जब आई वो, उनके पैर छुए मैंने, और जब हम साथ में गाने खड़े हुए, बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। तो ये ड्यूएट गाने में मेरी लाइन आती थी, तो मैं ये यकीन करने में जुटा हुआ था कि वाकई ये सच्चाई है कि अब डायरेक्ट में दीदी की आवाज मेरे कान में आ रही हो और दीदी के साथ मैं गा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं अब खो जाता था दीदी की आवाज में। तो पंचम दा ने कहा कि अरे शब्बीर, तुम्हारी लाइन है इसके बाद। तो हाँ जी पंचम दा, फिर से लगाइए। फिर वो ट्रैक लगाते थे, फिर मैं भूल जाता था। फिर दीदी ने समझा कि मैं झिझक रहा हूँ और था कुछ, तो उसने मतलब पंचम यहाँ आ जाइए, थोड़े 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग। फिर बैठे, फिर दीदी ने मुझसे कहा कि शब्बीर चाय पियेंगे? तो चाय मंगा दीजिए। मैंने ठीक है दीदी। तो उससे नॉर्मल मुझे किया बातचीत करते हुए, और उसके बाद पंचम को इशारा किया कि पंचम टेक करते हैं। तो ये हकीकत थी, तो इसलिए वो चाय और ब्रेड बटर टोस्ट बटर हो गया इसलिए। क्या बात है यार, बड़े लोगों की ये निशानी होती है, आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं। लता दीदी को हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। हेलो हेलो। हाँ हाँ, कंसर्ट की तैयारी हो गई? कोई बात नहीं, हारमोनियम ढोलक नहीं भी लेके जाओगे चलेगा।
लेकिन गैस और चूल्हा जरूर रखना। हाँ, ताकि जैसी ऑडियंस में से अंडे टमाटर आए तुम पीछे फटाफट ऑमलेट बना लेना, क्योंकि मैं भूखे पेट परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ ठीक है। नहीं, कोई भी कह दे, कोई भी कहे उस्ताद जी को भेंट देनी है, साफ मना कर दो। स्टेज पे 10 रुपए लेके आते हैं, 50 चांटे मारते हैं मेरे। हाँ उस्ताद जी इधर आइए, बैठिए आप। आपको जब पता है कि लोग आपको पीटते हैं तो अरे मेरे को एक बात बताओ, जब आपको पता है लोग आपको मारते हैं तो आप क्यों करने जाते हैं अपने कॉन्सर्ट? हम वो कश्ती नहीं साहब जो डर के खड़ी रहे किनारे, और ये कभी बेहोश नहीं होते चाहे कोई कितने भी थप्पड़ मारे। वैसे आपने जो काफिया मिलाया है, हाँ, इसी बात पे एक नंबर मिला दीजिए, मेरी आउटगोइंग बंद है। किसका नंबर है ये? मेरा ही नंबर है, मुझे चेक करना है कहीं इनकमिंग भी तो बंद नहीं हो गई। उस्ताद जी जाओ इधर बैठो। अरे राजा साहब कैसे हैं? एकदम। राजा साहब की जय हो। राजा साहब हमें माफ कर दीजिए, इस बार हम आपको लगा नहीं दे पाए हैं। उस्ताद जी हमारे गांव में बाढ़ आई गई है साहब। उस्ताद जी ये साहब राजा जी आप क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे को कौन सी रानी बना दिया आपने? अल्ताफ राजा जी। जी सॉरी अल्ताफ जी, मुझे माफ कीजिएगा, मेरी सास की नजर कमजोर है। अरे पास की नजर कमजोर है बोलते हैं? अरे मेरी सास की नजर है वो कमजोर है, क्योंकि एक बारी मैंने अपने सासू माँ को कहा, मैंने कहा सासू माँ मुझे आपकी बेटी अच्छी नहीं लगती, तो वो बोली तुम मेरी नजर से देखो दामाद जी अच्छी लगेंगी, तो मैंने नजर ले ली। ये हमारे मोहल्ले के सिर्फ फास्ट चार्जिंग उस्ताद जी हैं। बड़ी जल्दी चार्ज होते हैं ये। फास्ट चार्जिंग कहाँ से चार्ज होता है ये भी बता दीजिए। पुलिस के डंडे से चार्ज होते हैं, आए दिन उनको कोई ना कोई पीटता रहता है। आई एम जस्ट फेड अप। फेड। उस्ताद जी ये फालतू बातें करने आए हैं आप? नहीं, आज मेरी फ्रेटर्निटी के लोग आए हैं, आज मैं इनसे बात करना चाहूंगा और आज शो चलेगा हमारा वेलकम टू उस्ताद घर छोड़दास शो। क्या बात है। शब्बीर कुमार साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या आप अपने पुराने कपड़ों के बदले बर्तन लेते हैं या गरीबों में दे देते हैं? उस्ताद जी आपको शर्म नहीं आती? आपको मेहमानों से कपड़े मांग रहे हो आप? तो साहब अगर कपड़े नहीं लूंगा, नहीं पहनूंगा तो ज्यादा शर्म आएगी। खैर अल्ताफ साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी कभी शो के लिए जाएं आप मुझे साथ में लेके जाएं, मैं आपके साथ मिलके गाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, दिली तमन्ना। उसके लिए कुछ आना भी चाहिए, म्यूजिक भी आना चाहिए ना आपको। तो किसने कहा हमें संगीत नहीं आता? हमें संगीत सब कुछ आता है, आप यकीन नहीं आता हमसे पूछ लीजिए, ना जवाब दे पाए मेरा मुंह काला करके गधे पे बिठा दीजिएगा बस। राग दरबारी के स्वर बताइए, फिर राग यमन के बता, कोई भी बता दीजिए जो आपका मन। टैक्सी तुम चली जाओ, मैं आज गधे पे आऊंगा। चलिए जब तक गधा आने में टाइम है तब तक मैं आपको अपने गधों से मिलवाता हूँ। चंगू मंगू नंगू। उस्ताद जी ये तीनों बच्चे इन्होंने दिए हैं। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये बड़ी चुड़ैल है। जीते रहो जीते रहो। तुम रहने तो चप्पल गंदी हो जाएगी मेरी। बैठो, बैठ जा जल्दी। मैं भी सामने बैठ के देखता हूँ उस्ताद जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। मैं एक शादी के कंसर्ट में गया, मैं वहां गया, मेरे को भूख लग गई, खाना देख के मैंने ज्यादा ठूस लिया, जाके मेरे को नींद आने लगी, दूल्हे की कुर्सी पे सो गया। फिर क्या हुआ उस्ताद जी? फिर तेरे को मना किया था, मना किया तेरे को 10 बार मना किया, लेकिन ये मना किया। सॉरी सॉरी, मुझे भी मना किया, मुझे भी मना किया, सॉरी। यही एग्जिट हुई। और आज पता मैं बड़ी दुविधा में हूँ सर। क्यों? मेरे को पहले ये नहीं समझ मैं आपको सर बुलाऊं, गुरुजी कहूं, स्वामी जी, मैं क्या कह के संबोधित करूं आपको? अरे सबसे पहले तो मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने और आपके प्रोडक्शन कंपनी ने मुझे यहाँ पर आज बुलाया। शुक्रिया। इस कपिल शर्मा शो के लिए। मतलब ये तो सबको हंसाते ही रहते हैं। दुनिया में इतना गम है लेकिन उनके गम को कम करने का काम तो इन्होंने लिए रखा है ना? आशीर्वाद है सर। आप
बहुत हंसाते हैं। कोशिश करता हूँ जी। इन्होंने मुझे पूछा कि मुझे किस नाम से संबोधित करें। हाँ। तो मैं कई बार कहता हूँ कि किसी भी नाम से बुला लीजिए, दिल से जो प्यार है से बुलाया जाता है ना, तो नाम कुछ भी चल जाता है। बहुत सही, लेकिन बहुत सही। लेकिन जब आप ये लिबर्टी दे देते फ्रीडम के किसी भी नाम से बुलाए, तो हाय किस किस नाम से मुझे बुलाया गया है और मेरे नाम का क्या कचुम्बर किया गया है। अच्छा जी। एक कार्यक्रम में, एक प्रोग्राम में मैं गया था, मुझे उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच में गोल गोपाल आए होंगे। मतलब मेरा सर तो गोल है। गोल गोपाल। अच्छा, मैं अमेरिका गया। अमेरिका में मुझे कहा, so we have amongst all of us गोल्ड गोपाल दास। ये तो फिर भी ठीक था। हाँ। गोल तो ठीक ठाक था, गोल्ड भी। फिर एक मराठी प्रोग्राम में गया बंबई में। अच्छा जी। तो मराठी प्रोग्राम में कहते हैं, आज आपल्यामध्ये गोड गोपाल दास आले आहेत। तो गोड भी थोड़ा मीठा है, ठीक है। सबसे भयंकर वाला बताता हूँ, आज हमारे बीच घोर गोपाल दास आए। अभी घोर तो मैं हूं नहीं जी। वाह, क्या बात है सर। आपको पता है, मैं तो कंफ्यूज था कि मैं सर को क्या क्या बुलाऊं। हमारे प्रोडक्शन वाले बड़े कंफ्यूज थे। नॉर्मली क्या फिल्म वाले लोग आते हैं सर यहाँ पे ना, तो वो पूछते हैं बर्गर पिज्जा ये सब मंगवाते हैं। आज मुझे आके पूछता सर फल लेंगे दूध लेंगे। मैं कहा यार सर, आज आप हमारे शो पे आए हैं, आप भी मानते हैं कि जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है? बिल्कुल 100% हंसना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि दुख तो यूं ही भरा पड़ा है। मतलब कितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है यहाँ पर? सबके। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, अपेक्षा करें कि मैं उनमें विश्वास करूंगा। लो कर लो बात। जिस जिंदगी में तो प्रॉब्लम होगी ना, जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही। बिल्कुल। वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। हाय हाय, क्या बात है। मैंने देखा सर कि इंस्टाग्राम पे 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बाकी सोशल मीडिया अलग है सर। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि दुनिया को मोह माया से दूर रहने का पाठ पढ़ाने वाले गुरु जब सुबह उठते हैं, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर दो कि रात के बाद कितने फॉलोअर बढ़े मेरे। देखते हो? क्योंकि ये रोज देखती हैं अर्चना जी, 1-1 घंटे बाद चेक करती हैं ये। इतना झूठ बोलता है ना ये इंसान। अभी नीचे रखा होगा फोन। चुप कर। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके किसी भी बात पर विश्वास मत करना। ये मेरे ऊपर जो भी बोलता है ना कमेंट, वो असत्य है। जो झूठ बोलता है उसको कौवा काटता है जी। कौवा काटेगा इसको। और यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू साहब बैठते थे, उनको भी दिनेश ने आउट किया है, इनका कोई हाथ नहीं है। ये भी बात असत्य है। धन्यवाद। आप में से कितने लोगों ने कभी उपवास किया है, जैसे धार्मिक उपवास? किसी ने रोजा किया है यहाँ जी? किसी ने जन्माष्टमी नवरात्रि की है? किसी ने पर्यूषण किया है? पर्यूषण है ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कट टू 2023 है जी। आपको अगर 2023 में उपवास करना है ना, एक दिन बिना स्मार्टफोन के, बिना इंस्टाग्राम के, बिना व्हाट्सएप के, बिना फेसबुक के, बिना लिंक्डइन के, बिना ट्विटर के, बिना स्नैपचैट के, बिना गूगल के, बिना टिंडर के, एक दिन ऐसा उपवास करके दिखाइए, खुदा नीचे उतर के आएगा, बोलेगा बस कर पगले, रुलाएगा क्या? वाह। तो वाकई ये बात हंसी मजाक में कही है सर ने, लेकिन बड़े काम की बात है असली। और क्योंकि हमारी जिंदगी में इतना घुस चुका है सर इंस्टाग्राम, आदमी 250 ग्राम का और के रह गया है, क्योंकि हर जगह इंस्टाग्राम। और यंग बच्चे तो हैं ही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं हटते हैं। शूटिंग चल रही है, अलग से बीच में ब्रेक होती, मैडम अपना फोन लेके आ जाती, और सुनाइए फिर कैसे हैं आप? नहीं फिर मतलब हद हो गई है। मैं अपने शो का प्रमोशन करती हूँ कब। हाँ, बड़ा प्रमोशन, बड़े आपके 4 करोड़ फॉलोअर है ना। इतना घमंड ना कर कपिल। नहीं, घमंड मैंने कब किया है? मैंने कभी कहा मेरे 44 मिलियन है? कभी नहीं कहा। अच्छा, सर का एक कोट है, व्हेन पीपल स्माइल इट डजंट मीन दे आर डूइंग गुड, इट जस्ट मीन दे हैव चोजन टू स्माइल। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये इंसान के अपने हाथ में है, वो खुद डिसाइड कर सकता है कि मुझे खुश रहना है, या उसकी पत्नी के हाथ में है, या उसके बॉस के हाथ में है, या गर्लफ्रेंड के हाथ में है? आपको मैंने हमेशा स्माइल करते देखा है, इसका रीजन ये तो नहीं कि आप अकेले हैं? एक बार 15 अगस्त को किसी ने मुझे मैसेज भेजा, और वो वाला मैसेज जानते हैं आप, जो होता है लंबा, एक लाइन ऊपर लिखी रहती है, फिर डॉट 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 डॉट, तो उसमें लिखा था फर्स्ट
स्क्रॉल डाउन एंड रीड द मैसेज ओनली इफ यू आर सिंगल। तो मैंने कहा मैं तो क्वालिफाई करता हूँ। तो मैं नीचे क्या डॉट 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 15 अगस्त था, नीचे लिखा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी आपको एक बात बताऊं जी, देखिए हमारी खुशी की जिम्मेदारी अगर हम किसी और के हाथ में दे देंगे ना तो जिंदगी भर मायूस रहेंगे। वाकई। और इसीलिए जितना हम अपनी भावनाओं का, अपने जज्बातों का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं ना, उतना खुश रह पाएंगे। और फिर चाहे वो आपकी पत्नी हो, अपने बॉस हो, उनसे प्यार कर पाएंगे जैसे भी वो हो। नहीं तो बस यू रिमोट दबा रहे हैं जी लोग। दुनिया के हाथ में, दूसरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल अपनी जज्बातों का मत दो। धीरे धीरे वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले। अच्छा, मैंने सर का एक वीडियो देखा जिसमें ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे थे और गाना भी गा रहे थे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। गुस्ताखी माफ सर, मतलब आपको ये स्टूडेंट होने का एक्सपीरियंस है क्योंकि आप कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं, कि या कभी मोहब्बत में भी पड़े हैं कभी ऐसे, मतलब ऐसे पूछा सर। कपिल आज बहुत लिबर्टी ले रहे हैं। हमेशा लेता है। बोले हाथ में ये भोला भाला गंजा साधु आज हाथ में मिल गया, आज इनका बराबर से लिबर्टी लेके आज इनकी खूब खिंचाई करते। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी मैंने जी। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में इतना मशगूल हो गया कि प्यार मोहब्बत के लिए समय ही नहीं मिला। और जब इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म हो गई तब जो मैं कर रहा हूं उससे प्यार हो गया। वाह। तो ये यहां से यहां आ गया। लेकिन आज की तारीख में जो जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जिनके दिल टूटते हैं, जो चन्ना मेरे या गाते हैं, जो ए दिल है मुश्किल गाते हैं, वो मेरे पास आते हैं रोने के लिए। जब ए दिल है मुश्किल भी सुकून नहीं देता, जब चन्ना मेरे या भी सुकून नहीं देता, तब कहाँ जाए, है ना घोर गोपाल दास जी। एक का हार्ट ब्रेक हो गया। अच्छा जी। 10 साल से रिलेशनशिप में थे दोनों और वो इतनी शराब पी चुकी थी, वो ये थोड़ा मॉडरेटली ड्रंक था उस दिन। अच्छा जी। ये पूरी टिप्सी, टल्ली पूरी। मैं आम आदमी की भाषा में। जी 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 पूरी टिप्सी। टल्ली मैं नहीं बोलूं। तो इसने उसके माता पिता को ऐसी गालियां दी गंदी गंदी शराब के नशे में। अच्छा जी। ये तो मॉडरेटली ड्रंक था, तो इसको समझ में आया कि भाई लड़की अच्छी है, मेरे से जमती है, लेकिन इसके मन में मेरे पेरेंट्स के लिए क्या है। तो अगले दिन उसने कहा हम ब्रेकअप करेंगे। तो ब्रेकअप तो हो गया। मेरे पास आया, 10 साल का रिलेशनशिप है, बिना पूछे मेरी गोद में सर रख के रोने लगा। सब ऐसी होती है, सब ऐसी होती है। मैंने कहा मेरे भाई कूल डाउन, तुझे खट्टे अंगूर मिले इसका मतलब सारे अंगूर खट्टे नहीं होते। फिर मुझे शेर बोल रहा है। अच्छा। कहता है दिल बोली आंख से, अच्छा, दिल बोली आंख से तुम देखा करो कम, देखते हो तुम और तड़पते हैं हम। फिर रोते रोते आगे बोलने लगा, आंख बोली दिल से, आंख बोली दिल से तुम चाहा करो कम, चाहते हो तुम और रोते हैं हम। सब मैंने तो कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन ये जो मोहब्बत के एपिसोड सुलझाते सुलझाते मैं मोहब्बत कोच हो गया। सर बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए। सर हमने ना ज्यादातर लोगों को देखा कुछ नया करने जाते हैं ना तो इस बात से बड़ा घबराते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। पहली बात तो ये 4 लोग कौन है सर, कहाँ रहते हैं ये, हमें तो दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मन में डर क्यों बैठा रहता है सर। आप प्लीज विराजमान हो जाइए। हाँ जी हाँ जी। ये इन लोगों से कैसे छुटकारा पाए हम। मेरी माँ मुझे बड़े साल कहती रही तू शादी नहीं कर रहा, 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग शादी में भी नहीं आए। वैसे काफी सारे आए पर वो 4 लोग नहीं आए। मैं कई बार कहता हूं अगर दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये भी आप ही सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे। वाकई। अरे उनको सोचने के लिए कुछ छोड़िए ना भाई। वाह। और अंग्रेजी में इसको नॉइज और वॉइस कहते हैं।
बाहर के जो लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं, जो सलाह होती है, जो मत होते हैं, जो राय होती है, वो सब नॉइज है। चाहे कितनी अच्छी इंटेंशन भी हो, लेकिन नॉइज है। और इस सब नॉइज में, इस आवाज में अपनी वॉइस को नहीं भूलना चाहिए जी। अपने अंदर भी एक वॉइस है। क्या बात। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं जी कि दूसरों की बात सलाह मानने में कोई दिक्कत नहीं जब उसमें कोई सच हो, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन फिजूल की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। मैं कई बार बोलता हूँ कपिल जी, आज मैं कन्फेस कर रहा हूँ आपके सामने जी, मैं जब भी स्टेज पे पहली बार किसी भी इवेंट में जाता हूँ, जैसे स्टेज पे आता हूँ तो मैं कहता हूँ, आपका नाम लेता हूँ, ऑल इवेंट्स। अरे वाह। ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कहा है कि गुरुजी आपको जो बोलना है ना तब बोलिए, लेकिन हमारी ऑडियंस को ना मजा आना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ, ये जो कहते हैं कि हमारी ऑडियंस को मजा आना चाहिए, मैं क्या कपिल शर्मा हूँ? स्टैंडर्ड लाइन है मेरी। अरे वाह। तो इसलिए देवियों, सज्जनों, दोस्तों, दूसरों की बात मानते मानते खुद को भूल मत जाओ। खुद को क्या करना, उसको दूसरों की राय से ज्यादा अपनी खोज करनी ज्यादा जरूरी है। क्या बात। तो उन 4 लोगों को 4 कोने में बंद कर दो और अपनी आवाज को सुनो। हाँ जी मम्मी ठीक है। आज तो आपको बैठा के सुनाने लायक लगता है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है ना कि इंसान को लाइफ में जब कुछ झटका लगता है, वो सब छोड़ छाड़ के अध्यात्म की तरफ आ जाता है। सर, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, तो तारे जोड़ते जोड़ते कौन सा ऐसा झटका लगा कि जो आप अध्यात्म की तरफ आ गए? कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि झटका लगने से ही अध्यात्म की ओर आते हैं लोग। जैसे नौकरी नहीं मिली, छोकरी नहीं मिली, कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी कहा। तो हमारे समय 3 ही ऑप्शन थे हमारे पास, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या फेलियर बनो। तीनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थे। उसमें से मुझे इंजीनियरिंग मिल गई, और इंजीनियरिंग के बाद तो सब लोगों को अपना करियर बनाना होता है। एक लड़का MBA कॉलेज के बाहर MBA के लिए फॉर्म भर रहा है, वॉचमैन से पूछा, भाई साहब MBA यहाँ करना चाह रहा हूँ, यहाँ से कॉलेज कैसा है? वॉचमैन ने कहा बहुत बढ़िया, मैंने यहीं से MBA किया है। तो मेरे साथ इंजीनियरिंग करने के बाद ये नौबत तो नहीं आई। अच्छी जॉब भी ली ह्यूलेट पैकर्ड में, लेकिन मैंने एक बात अपने आप को, एक सवाल पूछा बस, कि मैं सबसे ज्यादा मेरा वक्त मेरे काम में जाएगा। हम अपने फैमिली के साथ कितना वक्त बिताते हैं, सवेरे थोड़ा, शाम को थोड़ा, वीकेंड पे थोड़ा, और यदि हमारे काम पे हमारा सबसे ज्यादा वक्त जाने वाला है, तो क्या उस वक्त में हम वो करेंगे जो हमको पैसा तो खूब दे रहा है लेकिन जच नहीं रहा है? तो मैं जो कर रहा था वो बहुत बढ़िया कर रहा था, लेकिन वो यहां खुशी नहीं मिल रही थी। तब फिर सोचा कि भाई ये नहीं चलेगा, अब तो निकलना पड़ेगा यहां से। रिस्क ली, और मतलब कैसी रिस्क कि आगे पीछे क्या होगा कुछ पता नहीं, कूद गया। और मैं कई बार कहता हूं, समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है, दुख तो उन पे होता है जो किनारों पे मर जाते हैं। वाह। इतने घंटे बिताने हैं मुझे वहां, वो करते करते नहीं मरूंगा जो मेरी रूह तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए ये शिफ्ट किया। क्या बात है, दिल से निकलनी चाहिए, दिल से निकलनी पर चाहिए। हर किसी को ये लग्जरी नहीं होती गौर साहब, कि वो ऑफिस ना चूज करे, अपने दिल की माने। जी, क्योंकि दिल की बात जो चूज करते हैं ना, जैसे मैंने की, अगर यहाँ के कोई यंग नौजवान लड़के लड़कियां बैठे, वो तो उनको तो बहुत अच्छा लगेगा कि चलो ये छोड़ देते मेन स्ट्रीम करियर, फॉलो योर पैशन। लेकिन कई बार सच्चाइयां भी होती है, और सच्चाई ये होती है कि घर में EMIs होते हैं, लोन्स होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती है, कई बार बीमार लोग होते हैं जिनके खर्चे होते हैं, और उस रियल लाइफ नीड्स के लिए पैसे लगते हैं। तो मेरी उन सब के लिए एक राय है कि आप लोग ना अपना मेन स्ट्रीम करियर अभी नहीं छोड़िएगा। मैं पागल था, मैंने रिस्क ले ली, इतना ज्यादा, इतनी मोहब्बत हो गई जो मैं कर रहा था उससे कि वो रिस्क ले ली, क्योंकि मोहब्बत में आदमी रिस्क ही लेता है। इसलिए कहता हूं मैं, कह भाई, लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज द आई ओपनर। सॉरी जोक्स अपार्ट। तो मैंने वो रिस्क ले लीजिए, रिस्क लेके मैं कूद गया इसमें,
लेकिन मैं किसी को एडवाइस नहीं करता कि ये रिस्क ले, रियल होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए। ये अपनी मेन स्ट्रीम से पैसे कमाए और साथ साथ में जो भी पैशन है ना, थोड़ा थोड़ा साइड में करते रहे, एज अ हॉबी। हॉबी से करते रहे। हो सकता है कि वो एक दिन इतना डेवलप हो जाए कि ये छोड़ के आप वही करें अपना मेन करियर। ट्रू ट्रू। वैसे तो कर ही सकते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच है। पर जैसे अर्चना जी, आपने भी, अर्चना जी देहरादून से बिलोंग करती हैं जी, और उस समय आज से 35 साल पहले या 36 साल पहले जब आपने सोचा मुझे हीरोइन बनना है, आपने भी दिल की सुनी ना अर्चना जी, ऐसा तो नहीं है? तो अब ये मेन स्ट्रीम काम तो ये कर रही हैं, फिर जो इनका पैशन है, यहाँ से पैसे कमा के फिर ये वेगस जाती है, वहां जुआ खेलती है। सर इनका ना रोज बदलता रहता कुछ ना कुछ। जैसे पहले पहले तो ये फिल्मों में आ गई, इनको पता चला फेमस हो जाऊंगी मैं, ये वो पैसा कमाऊंगी। फिर इनको पता चला टीवी में भी पैसा है, फिर ये टीवी में आ गई। अब बीच में ये मुझे कह रही थी, कहती मुझे ना प्रवचन देने हैं। तो मैं क्या, उसके लिए आपके फॉलोअर भी होने चाहिए। कहती एक तो बन गया। मैं कहा कौन? कहती परमीत सेठी, इनके हस्बैंड है। तो वो आपके फॉलोअर नहीं, गुलाम और फॉलोअर में फर्क होता है। शुरू हो गया फिर से। अच्छा, जैसे सर आम आदमी को तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है जी, आपको कभी गुस्सा आता है? जी, मुझे ना ऐसे स्पॉटलाइट में डालते हैं हमेशा लोग कि आपको कभी डिप्रेशन होता है, आपको कभी गुस्सा आता है, आपको कभी लो लगता है, और मेरा हमेशा सवाल होता है उनसे, क्या मैं इंसान हूं? कोई भी अगर इंसान हो ना, तो इंसान के जज्बात होते हैं। मेरे हिसाब से लो लगना ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लो रहना वो ज्यादा प्रॉब्लम है। गुस्सा आना ये उतना प्रॉब्लम नहीं है, गुस्से में अनाप शनाप बक देना ये बड़ा प्रॉब्लम है। 25-26 साल में ये कहना कि मुझे गुस्सा नहीं आता जाती होगी, ये कहना कि मैं गुस्से में रिएक्ट नहीं करता ये सच्चाई होगी। मैंने अपने गुरुजी से एक बहुत 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 वैल्यूबल एक शब्द, एक लफ्ज, एक वर्ड सीखा है। वो वर्ड है वेट। अच्छा, गुस्सा आ रहा है ना, थोड़ा सा बस रुकिए। आपको कोई नहीं कह रहा कि उसको आप कुछ मत बोलिए, अभी मत बोलिए बस, क्योंकि अभी कर देंगे ना, क्या बक देंगे, क्या बोल देंगे, क्या अनाप शनाप मुंह से निकलेगा, और फिर जाके अपने तकिए में बैठ के गिल्ट होती है, मैंने क्यों बोला ये, क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, उसको चोट पहुंच गई, वो कैसे, उसको कैसे लग रहा होगा। अभी मैं SMS करूं सॉरी डार्लिंग को, मैं क्यों करूं, उसने भी तो गलती की थी ना, नहीं लेकिन बोलना चाहिए ना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्यों बोलूं, मैं तो सही था, वो तो गलत थी। इसी चक्कर में घूमता रहता है वो बेड में SMS और WhatsApp पे। तो ये देखिए ना हमारी इमोशंस कैसे चल रही है, एंगर गिल्ट, एंगर गिल्ट, एंगर गिल्ट। तो ये जो गोल्डन वर्ड मैंने सीखा ना, वेट, इसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा जादू लाया है। तो मुझे भी गुस्सा आता है जी, लेकिन उस गुस्से को रिएक्शन में मैं थोड़ा समय देता हूँ, रुकता हूँ, और उस रुकने से बहुत सारे रिश्ते बचे हैं मेरे। क्या बात। अच्छा, इंसान जब बातें सुनता है इनकी सोचता है आज से टेंशन लेनी, लेकिन जैसे ही इनके वहां से बाहर निकलता है और देखता है जूते गायब है मेरे, फिर टेंशन में आ जाता है, कल ही नए लिए थे, है ना। तो टेंशन कैसे सर हो ही जाती है, टेंशन भी ना। जी जी, हमारा टेलीकास्ट का इशू हो जाता है कभी कभी, कभी हमारी स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती है, कभी हमारा कुछ डिले हो गया, कुछ छोटी छोटी बातों को लेके टेंशन हो जाती है। क्या करें सर इसका? जी 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 जी, तो टेंशन के लिए जी, रोज की स्ट्रेस के लिए जी, रोज की कुछ रीजंस होंगी। एक बात मैं हमेशा सबसे पूछता हूं कि देखिए, हमेशा अपने माइंड में 2 सेक्शन बनाइए। एक सेक्शन आपके हाथ में क्या है, कंट्रोल में क्या है, और दूसरा आपके हाथ में क्या नहीं है। अगर आपके हाथ में है तो उसकी प्रेशर और टेंशन लेनी चाहिए ना, तब तो सुलझेगा ना प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके हाथ में चीज नहीं है, उसकी टेंशन लेके तो आपकी सेहत खराब हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आपकी पीस खराब हो रही है, आपकी रिलेशनशिप्स खराब हो रही है। वो आपके हाथ में थी ही नहीं। देखिए, जो हमारे हाथ में नहीं होता, वाकई उसको बदलने की कोशिश करना तो बिल्कुल वैसा होता है जैसे दीवार पे जाके अपना सर पीटे, दीवार नहीं हिलेगी, सर को चोट पहुंचती है। हाँ, दीवार कब हिलेगी, जब कोई एकदम टिप्सी वाला होता है ना, वैसे वो एक बार आया मेरे पास एक, अच्छा, और पूछता है, गुरुजी आप बताइए 15 लीटर दूध पीने से ज्यादा शक्ति आती है कि 200 ml वोडका? तो मैंने कहा, भाई देख, मैंने तो कभी शराब पी नहीं है और न मैं पीता हूं, तो मैं तो दूध से जाऊंगा। 15 लीटर दूध में ज्यादा शक्ति है। बोला गलत गुरुजी। मैंने कहा कैसे?
बोला 15 लीटर दूध पीजिएगा और जाइए और दीवार को लात मारी, सर से मारी, दीवार हिलेगी नहीं हिलेगी। अब 200 ml बिना सोडा के वोडका पीजिए, उधर ही खड़े रही, दीवार अपने आप हिलने लगी। तो देखिए, जिंदगी में ऐसी दीवारें खड़ी रहती है जो आपके मारने से हिलने वाली नहीं। बिल्कुल, वो चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन कई चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे बस में हैं, हमारे हाथों में हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसको हमारे मन से भी निकाल देना चाहिए, और जो चीज हमारे हाथ में है उसको हमारा मन का पूरा फोकस करके उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे एक बात याद आ गई, एक आदमी था, बहुत पीता था वो। उसके सपने में भगवान आए, कहते तू बंदा बड़ा अच्छा है पर तू पीता बहुत है, कुछ तो तेरा करना पड़ेगा। तो 75 साल की उम्र में या तो तेरी याददाश्त जाएगी या तेरे हाथ कांपेंगे, बता क्या करें। तो कहता है हाथ कपवा दो भगवान जी, याददाश्त ना जाए। कहता क्यों? कहता हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एक पैग नीचे गिर जाएगा। अगर भूल ही गए बोतल कहाँ रखी है। शर्मा जी, ओहो, अरे गोपाल दास जी, नमस्ते। कैसे हैं सर? बस ठीक, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी। शर्मा जी जल्दी से 1000 रुपए दो ना, वो प्याज खरीदा है, सब्जी वाले को देना है। 1000 रुपए के प्याज लेके आइए। अरे नहीं, प्याज 50 के ही है, वो पार्लर में देना है, तैयार हो क्या आई हूँ ना। अच्छा ये तैयार हो? इससे अच्छा प्याज 950 के ले आती, सब्जी तो अच्छी बनती। आ गई गुरुजी, यही है मेरी समस्या। ये कैसे अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाओ शर्मा जी, इतने अच्छे खास मेहमान आए आज हमारे घर में। बैठो बैठो बिंदु। सर आपकी, मैंने देखा आपके पास हर समस्या का समाधान होता है, तो ये रही मेरी समस्या। हाँ? इसका समाधान बताइए कोई। समस्या क्या? वाइफ हूँ मैं तुम्हारी। प्राचीन काल में वाइफ को समस्या कहा जाता था, आपको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो हस्बैंड को क्या कहा जाता था? हस्बैंड को कहा जाता था कि कोई नहीं, बुरा वक्त है, टल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। उनका नाम भी परमीर सर ने समस्या पूर्ण सिंह रखा है। देखिए शर्मा जी, इतिहास गवाह है कि पत्नियों ने ही पतियों को इंसान बनाया है ना चाचा जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ही ने बनाया। उससे पहले तो हम पेड़ों पर रहते थे। वो सब पता नहीं, लेकिन सर ये ना मुझसे शादी करने के लिए ये मेरे पीछे पीछे घूमता था, और अब देखिए। यही गलती हो गई सर, पीछे पीछे घूमता रहा, आगे जाके देख लेता तो बच जाता मैं। बहुत परेशान करती है ये मेरे को। सर मैं क्या करूं इस इंसान का? मैं मंदिर, गुरुद्वारा सब जगह गई हूँ, लेकिन ये खुश ही नहीं होता। मैं कहाँ? मायके गई हो? कभी मायके जाके देखो, ना खुश हुआ तो मेरा नाम बदल देना। सर शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी लड़कियों को देखता रहता है। ऐसी बात नहीं, मैं जब शादी नहीं हुई थी तब भी देखता था। मैं सेम कंसिस्टेंट मैं रहा हूँ परफॉर्मर। तो फिर शादी पे तुमने इतनी सारी कस्में क्यों खाई? कस्में क्यों खाई? क्योंकि सारा खाना तुम्हारे रिश्तेदार खा गए थे, ऊपर से इसकी बहनों ने अलग परेशान किया मेरे को। इतना शगुन मांग रही थी। अरे बेचारी मेरी बहनों ने 100 रुपए तो लिए थे शगुन के। 100 रुपए? 3 दर्जन बहनें आई थी तुम्हारी। देखिए शर्मा जी, लड़कियां ना मतलब अपनी बाबुल का आंगन, माता पिता, घर सब कुछ छोड़ छाड़ के पति के घर आते हैं। तुम छोड़ के कहाँ आई हो? माता पिता को तो साथ लेके आई हो। 2 साल से इधर पड़े हुए वो, जा ही नहीं रहे। देखिए ये सब पुरानी बातें, इनपे सर मेरे मम्मी पापा अभी तो आजकल सिर्फ आपके वीडियोस देखते, तो उनके विचार अभी बदल चुके हैं। ये ऐसी विचार बदल चुके, कपड़े नहीं बदलते बस वो। उस दिन मैंने कहा इतने दिन हो गए, आप कपड़े ही बदल लो, उन्होंने आपस में बदल लिए। माँ ने कुर्ता पजामा पहन लिया, पिता ने साड़ी पहन ली। ऐसे हरकतें करते हैं ये। कौन मम्मी पापा? हाँ? किसके मम्मी पापा? एक सेकंड, किसके मतलब? मेरे क्या हो गया आप लोगों को? मैं आपकी बेटी हूँ बिंदु। बिंदु कॉमा फुल स्टॉप ब्रैकेट। हाँ? ये सब इंसानों के बनाए हुए हैं। और हम दोनों इन रिश्तों से ऊपर उठ चुके हैं। रिश्तों से उठ चुके हैं, नहीं तो बेड से 2-2 बजे तक नहीं उठते ये लोग। अलार्म से उठते हैं ना, ये प्रेशर कुकर की सीटी से खाना बन गया, उठते उठते हैं। खाना पीना सोना ये सब शरीर के लोचे हैं, आत्मा तो शांति ढूंढती है, उसी को ढूंढने के लिए हम निकल पड़े हैं। ये जो निकलने वाली बात की ना, मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली। फटाफट आप निकल जाओ।
जितनी अरे, जल्दी हो सकता है। एक सेकंड आप चुप, क्या निकलने, कहाँ जाने की बातें कर रहे हैं आप दोनों? हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। जीवन में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। एक नहीं हुई है, 8-9 हुई है। एक तो यहाँ है, 8 अंदर है आपकी। देखो दामाद जी, इंसानों से गलतियां होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को मान लेना बड़ा महान कार्य है। बहुत सही। हम अपनी इस गलती को मानते हैं और ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए हम लोग पहाड़ों में जा रहे हैं। तो अलग अलग पहाड़ों पे जाना। आप उत्तरांचल वाले जाओ, आप हिमाचल वाले जाओ। एक पहाड़ पे जाओगे फिर गलतियां करोगे आप लोग। यही सब तानों से मुझे बचना है। गोपाल दास जी, आप अपने आश्रम में हमें लेके चलिए। फ्री में रुकने का बहाना ढूंढ रहे हैं ये। सर प्लीज आप इनको अपने साथ आश्रम में लेके जाइए। शर्मा जी अच्छी बात है ना, चले जाएंगे। क्यों ना आज रात को आप और मैं एक अच्छा से डिनर डेट करते हैं। मैं आपके लिए पनीर 2 प्याजा बनाती हूँ। क्या क्या कह रही है तू? क्या 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 कहा है? पनीर प्याजा? तो बेटा 2 प्याजा नहीं 4 प्याजा बना देना। हाँ। बड़ा मजा आएगा, खाने में बड़ा टेस्टी होता है। क्यों? एक सेकंड, अभी तो आपको आश्रम जाना था सर के साथ। फिर कभी चले जाएंगे, वो काम भागा जा रहा है, हैं? अरे पनीर तो कब तक खराब हो जाएगा। देखा, हरकतें देखी आपने इनकी। क्षमा करें गोपाल दास जी, प्लान कैंसिल। चलिए चलिए, नाटक हो गया, अंदर चलिए। सो दोस्तों, अब वक्त है आज के दूसरे मेहमान को आमंत्रित करने का। ये इन्फ्लुएंसर है, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, लीडरशिप कंसल्टेंट है, बिजनेस कोच है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। तो चलिए बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर विवेक मित्रा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपके बारे में बता रहा था कि ये इन्फ्लुएंसर है, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप कंसल्टेंट हैं और भी बहुत कुछ है। आप सब कामों में अच्छे हैं कि एक काम पे भरोसा नहीं था आपको? इतने सारे काम कैसे कर लेते डॉक्टर साहब आप? देखिए, वैसे तो कहते हैं कि जिसकी जिंदगी में बहुत सारे गोल, उसकी जिंदगी हो जाती है गोल गोल। जी। तो एक ही फोकस होना चाहिए। मेरा फोकस है बिजनेस कोचिंग। हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं और अच्छा लगता है बता के। भारत देश को के लिए हमने एक प्राइड बिल्ड किया है कि वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बनाया है और आज भारत में हम 11 विश्व रिकॉर्ड लेकर के आए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है। क्या बात है सर, हमने आपके पुराने वीडियोस देखे हैं और आज आपको साक्षात सामने देख रहे हैं। आज मतलब आप इतने स्लिम ट्रिम हो गए हैं। पहले लोगों को मोटिवेट करते रहे, आप खुद को मोटिवेट करने का टाइम नहीं मिला था पहले, अब आपने बड़ा कम कर लिया सर। वो कहते हैं ना कि जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे पहले आपका पेट आपसे आगे निकल जाए। मैंने देखा जब आप फिट होते हैं तो जो काम शायद आप 1 घंटे में करते हैं, मुझे लगता है वो 40 मिनट में कर ऐसा फर्क लगता है मेरे को। एक तो फर्क आता है, दूसरा आप डिफिकल्ट काम कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम करने जाते हैं, अजीबोगरीब कई बार ऑडियंस मिल जाती है और आपको इतना फिट, इतना अलर्ट रहना पड़ता है। प्रोग्राम में मुझे एक बंदा मिला, कहते हैं बिंद्रा जी। मैं कहा हाँ जी। बोले आपका कहना तो सही है पर मैंने रहना वही है। अच्छा। तो यू कीप गेटिंग डिफरेंट पीपल। वो फाइनेंस का मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था तो कि कर्जे से बाहर कैसे निकले। अच्छा जी। हाँ जी, कर्जे से बाहर। तो करेज नहीं, कर्जे से बचे। पहले करेज तो इसकी बात चल रही थी, तो बात करते करते डेट मैनेजमेंट पे तो बोला भारत में रहने के लिए आधार और भारत से भागने के लिए उधार दोनों बड़ा जरूरी है। तो आप यू हैव ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस। आपको अलर्ट रहना है, उनके साथ में इंगेज कर पाना है, उनको इन्वॉल्व कर पाना है। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। और आपने भी बहुत वेट लूज किया। सर हाँ जी, मैं बस बीवी करवा दी थी सर शादी। और डॉक्टर साहब के अंदर ऐसे खतरनाक स्किल हैं, किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं। अभी स्टूडियो के बाहर हमारे जो गार्ड बैठे हुए थे ना, ये उसको बोल रहे थे तू भी कर सकता है, ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठ, उठ भाग दौड़। वो दौड़ गया, उसकी सैलरी कट गई 1 दिन की। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो आप सब डॉक्टर साहब को जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि बिजनेस की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है और इनके नाम 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया। अभी सर बहुत बहुत मुबारक आपको। और मैं चाहूंगा कि आप बताएं सर, ये 11 जो अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये किस किस चीज में है? 11 विश्व रिकॉर्ड बेसिकली कोविड के टाइम पे जब सब लोग अपने घर पे थे, लॉकडाउन हो गया था, तो हम देख रहे थे कि कठिन परिस्थिति में बिजनेस में लोगों को कैसे हेल्प करें। तो हमने कुछ वेबिनार किए, जूम पे वेबिनार्स किए।
हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेबिनार में 1500, 2000, 5000, 10,000 लोग आएंगे। तो वेबिनार में हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया, तो रशिया के पास वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 11,000 लोगों का। अच्छा जी। हमने जब वो वेबिनार किया तो 26 लाख लोग आ गए उस वेबिनार में। वाह। और 26 लाख लोग आए तो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। लॉकडाउन में मैंने दूसरा वेबिनार किया कि लॉकडाउन में सेल्स कैसे बढ़ाएं, तो एक समस्या बहुत बड़ी थी। पता चला कि ये सेल्स का वेबिनार का वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना के पास था। तो हमने अटेम्प्ट किया तो 35 लाख लोग जूम के वेबिनार पे आ गए। फिर हमें उसको यूट्यूब पे ले गए, वो वेबिनार बहुत पॉपुलर हो गया, सेल्स कैसे बढ़ाएं। तो ऐसे HR पे, फाइनेंस पे, सेल्स पे, ऑपरेशंस पे, मार्केटिंग पे, लीडरशिप पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे बने और लोगों को फ्री में उनको कैसे कंटेंट फ्री में दे सकें। पर कंटेंट के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, हर बार यूनिक कंटेंट देना बहुत मुश्किल काम है और हर बार आप यूनिक कंटेंट ला करके देते हैं। कॉमेडी की दुनिया में मैं कहूँगा अगर बच्चन साहब के बाद कोई इतने लंबे समय तक रेलेवेंट रहा है तो वो आप रहे हैं, क्योंकि सोनू निगम बार बार पुराना गाना गा सकते हैं, फिर ताली बज सकती है, पर बार बार कॉमेडी का कंटेंट रिपीट नहीं किया जा सकता। ये बहुत बढ़िया है। आपने ऐसी बातें बोल दी सर, धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए। अब बारी है हमारे अगले मेहमान को मंच पे आमंत्रित करने की, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अंदाज के लिए फेमस है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर खान साहब। जोरदार तालियां हो जाए खान सर के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद। सारी दुनिया आपको, आपके जितने भी फॉलोअर हैं सब आपको खान सर बुलाते हैं। अब तो आप बता दीजिए आपका पूरा नाम क्या है खान सर? एक्चुअली क्या है कि एक शिक्षक के लिए खुद के नाम से ज्यादा मायने रखता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए लड़के देश का नाम रोशन करें यहाँ पर, तो वो लक्ष्य मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको अपने से ज्यादा मतलब नहीं। वाह। मैं खान सर के बारे में बता दूं कि इनका यूट्यूब पे जो एजुकेशनल चैनल है उसके 17 मिलियन मतलब 1,70,00,000 फॉलोअर्स हैं। अब 19 हो गए। 19 हो गए। बाप रे क्या बात है, वाह। तो लॉकडाउन से पहले सर 30,000 थे। हाँ। एकदम लॉकडाउन के बाद जितनी आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ी है उतनी तो OTT प्लेटफॉर्म्स की नहीं बढ़ी जितनी आपकी बढ़ गई। ये नेक काम की शुरुआत कैसे हुई थी खान सर? लॉकडाउन से पहले हम लोग ना ऐसे फिजिकली क्लास में ज्यादा पढ़ाते थे। अच्छा जी। क्लास में भी बहुत भीड़ रहती थी, लड़के पढ़ नहीं पाते थे। मजबूरी हो गई लॉकडाउन के बाद यूट्यूब पर पढ़ाना, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हमको भी नहीं समझ में आया कि लोगों ने क्यों इतना ज्यादा सब्सक्राइब करते गए, क्योंकि हम तो वैसे ही पढ़ा रहे थे जैसे पहले पढ़ाते थे वहां पे। तो बस ये रहता है कि लड़कों को पढ़ाई से रिलेटेड उसको डाउट ना रह जाए कोई भी, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना तो सबसे पीछे आते थे, हम लोग क्लास के पीछे बैठते थे। हम लोग मान लिए थे कि ये लोग बहुत अच्छे पढ़ने में, हम लोग का तो कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे। और घर वालों को भी लगता था तो जीव ले ला, कैसे भी काम चल जाएगा। बाद में हम लोग को पता चला ना कि टीचर की गड़बड़ी थी, हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिया। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाकी एक्चुअली अगर पढ़ाने का तरीका इतना सरल हो, आसान हो, जैसे ना सर मुझे बचपन में ना मुझे हिस्ट्री का पढ़ने का बड़ा मजा आता था। बड़ा होके पता चला कि मेरा हिस्ट्री में तो था इंटरेस्ट, पर मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था। आज मुझे थोड़ा लिखने का भी शौक है, एक आध कुछ शायद फ्यूचर में चल के आप वो भी कुछ ऐसा देखें। तो मतलब मुझे शौक है लिखने का। अब जाके समझ में आया कि वो क्यों अच्छा लगता था, उसमें कहानी होती थी। तो ये नहीं हमें पढ़ाया, हमें रट्टा मरवाते थे। तो ये जो आपका ये जो तरीका है ये बहुत ही बढ़िया है। काश हमारे समय में भी ऐसा होता, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे शिक्षक होते। हालांकि हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे। लेकिन इतने डिटेल में खान सर, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट को आप जानते भी ना हो और अगर लेक्चर देखें और सुने तो उसमें इतनी रुचि पैदा हो जाती है। बिकॉज हम सब टीचर्स के द्वारा ही पढ़ाए गए हैं और हमारे अच्छे टीचर्स भी रहे हैं, लेकिन जरूर आप में एक बहुत ही खास बात है कि आप हर सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अर्चना जी, इसमें क्या है ना, टैलेंट जो है ये टीचर्स को विजुअल ट्रेनिंग कैसे देनी है, जो बताया अभी कपिल जी ने। कहानी, मैं एक छोटा प्रश्न पूछता हूँ, असैसिनेशन की स्पेलिंग किसको मालूम है? लोग बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मुझे मालूम है। असैसिनेशन की स्पेलिंग होती है भाई एस माने गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, एक और एस, उसके ऊपर आई मतलब मैं पूरा, और मेरे ऊपर पूरा देश नेशन, आई नेशन। तो ASSI मैं ये जितना विजुअल कर दें पढ़ाने को, जितना आसान कर दें। वो याद नहीं होता था रेडियो किसने बनाया, बोला रेडियो चल नहीं रहा, इसको मार थप्पड़ मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी ने बनाया। याद हो गया, मार कोनी ने बनाया। जितना विजुअल कर दो।
जैसे आपने कहा कि कैसे किसी चीज को इतना अच्छा समझा देते हैं, वो आधे घंटे के क्लास के लिए पीछे 1 हफ्ते का मेहनत होता है। मैं ये भी पूछने वाली थी कि कितनी मेहनत लगती है आपको। वो डिपेंड करता है कि हम कब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते। अच्छा। कभी कभी तो कोई चीजें 2-2 महीने से अटकी हुई है, जब तक हम नहीं सेटिस्फाई होते, नहीं इसको ऐसे नहीं, अब लड़के समझो, तब तक नहीं बताते उसे। कहते हैं ना, दुनिया ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने पाँव के छाले नहीं देखे। क्या है ना कि हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में इतना पीछे थे ना, कभी कभी अपने आप को से डर लगने लगता था, यार हम कहाँ आ गए, हमारा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो लेकिन ना कुछ सीखने का बड़ा शौक था। तो जैसे एक फिल्म बनाने से पहले डायरेक्टर कितने महीने की प्रैक्टिस करता है, 2 साल की मेहनत के बाद एक 3 घंटे की फिल्म बनाना पड़ता है। उस तरह से थोड़ा काफी मेहनत करना पड़ता है पीछे से, तब जाके समझ में आता है। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने से थोड़ा समझ में आ जाता है कि क्या, कहाँ पे कौन सा चीज डाउट आएगा वहाँ पे। और आपसे पढ़ाई करने का ये भी फायदा है कि ये पीट नहीं सकते ना यूट्यूब चैनल से, अंदर से निकल के थप्पड़ भी नहीं मार सकते। हमें तो पीटा इतना है ना, हम तो मतलब टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते थे। अभी बचपन में पूछ भी लिया ना कि सर सूरज कितना दूर है, तुझे जाना है उधर है। मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ दोस्ती करो, उसके साथ आजकल माहौल बहुत बदल गया है। अब तो बच्चों की पिटाई भी नहीं होती, हमारे टाइम बड़ी पिटाई होती थी। हम भी कहते हैं, हमसे भी लड़के नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पूछने की नौबत ही नहीं आती है। क्लियर हो जाता है ऐसे ही। वाह क्या बात है। मैंने देखा है सर, आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है एक। तो जब आप आए, कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब आपके। तो जब कभी आप कोई नया वीडियो डालते हैं तो आप उनको पर्सनली मैसेज करते हैं कि किसी चीज पे डाउट हो तो कॉल मी एनी टाइम, ऐसा करते हैं आप? अच्छा, विवेक सर के बारे में हमने सुना है कि किसी को बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ये 5 सेकंड के अंदर जवाब दे देते हैं। जब भाभी जी आपको तैयार होने के बाद पूछती मैं कैसी लग रही हूँ, 5 सेकंड में जवाब दे पाते हैं आप? देखिए, इसमें तो सभी लोग पीड़ित हैं और हर जगह, हर घर में ये जरूर सुना होगा सबने कि बच्चों के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही है, वरना तुमको तो कब का छोड़ के चली गई होती। ये बड़ी कॉमन बात है। So right. परमीत सर बोलते हैं आपको ऐसा? आप तो कभी नहीं बोलती होंगी। इनका उल्टा है, इनका एटीट्यूड पति वाला है वैसे, तो इसलिए। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई औरतों को मतलब मर्दों से कम बिल्कुल मत समझो। नहीं ठीक है, पर ऐसे मुक्के वगैरह नहीं मारने चाहिए आपको। सर आपने अभी तक शादी नहीं की ना खान सर? नहीं। इतने पॉपुलर हो गए आप, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, तो बड़े सारे प्रपोजल तो आते होंगे आपको। अभी तो इधर कुछ नहीं है सर। खान सर पर्सनल सवालों का जवाब कम देते हैं। अच्छा। वैसे हम शादीशुदा लोगों को देखने के बाद हमको थोड़ा सा और अच्छा, कई बार ना इंसान ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेना तब भी कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है बड़े सपने देखो, गाड़ी लो, बैंक बैलेंस बनाओ। कोई कहता है कि इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, ये दुखों का कारण है। हम किसकी सुने गुरुजी? सुने सबकी, करे खुद की। जो दिल से निकले। दिल से निकले। क्योंकि जो सुनते हैं हम, कई बार सुनते हैं और उसको खुद की प्रोसेसिंग करते ही नहीं है, और जब दूसरों की बातें सुनकर बिना प्रोसेस करके फॉलो करने लगते, उसी को तो हम अंधश्रद्धा कहते हैं। बिल्कुल। उसको प्रोसेस करे, अपने दिल से जो रेजोनेट होता है उसको सोचे और फिर करें। मम्मी सुना, मेरी मम्मी के आगे डॉक्टर फेल है। मम्मी की जो सहेली ऑन द स्पॉट इसके साथ बैठी है, और इनको अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कोई शुगर की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जो बोल दिया वो अंतिम सत्य है। ले मैनू फलानी कहती है, ऐ खाड़ो तो ऐ हो जाता है। ये सवाल मैंने आपके लिए पूछा था। I wanted to ask खान सर कि आपका एक एपिसोड था ट्रेन के बारे में, कि ट्रेन में ऐसा क्यों होता है, शुरुआत में ऐसा हुआ था, ये यहाँ पर बोगी के लिए ये कनेक्शन, तो ये सोर्स क्या होते हैं आपके, कहाँ से आपसे सुन लेंगी, उसके बाद खुद का चैनल शुरू करेंगी। कुछ चीजें तो ऐसे डायरेक्टली मिल सकती हैं, और नहीं तो वहाँ ऑन द स्पॉट जाके वहाँ पे पूछ लेते। जो वर्कर होते हैं ना, उन लोग को ज्यादा आइडिया रहता है, उन लोग से वो पूछ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम किसी चीज को खुद से अगर जाने रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। तो कई बार वहाँ यार्ड वगैरह में भी चले जाते हैं पता करने के लिए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। हवाई जहाज पर भी बनाइए। आप कहती हैं तो एक उस पर भी बना ही देंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, कई बार ना माँ बाप भी, जो मैं ये कहूंगा कि उनकी गलती होती है कि अगर बच्चा आपका 4-5 साल का है, आप शुरू से उसके मन में डालना शुरू कर देते हो कि ये तो इंजीनियर बनेगा। हो सकता है बाप इंजीनियर हो, वो चाहता है कि जरूरी तो नहीं है। अब मेरे पिताजी पुलिस में थे जी,
मेरे मामा सब आर्मी में थे, मैं अकेला इस फील्ड में निकला है, मुझे ये चीज अट्रैक्ट करती थी। ये कहाँ तक सही है सर? जी मेरे हिसाब से तो बच्चों पे कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, अगर एक खरगोश हो, एक बंदर हो, एक हिरन हो, एक शेर हो और एक मछली हो, उन सब को आप एक कतार में खड़ा कर दीजिए और उन सब के लिए एक ही टेस्ट हो कि आप पेड़ पे सब लोग कैसे चढ़ पाए। बहुत ओके। अब सबको एक टेस्ट कैसे दिया जाए? मछली तो आत्महत्या कर लेगी सोच के कि मैं तो कोई पास ही नहीं होंगी, ये मछली कैसे पेड़ पे चढ़ेगी? राइट। लेकिन कई बार ऐसे हो गया ना कि एजुकेशन सिस्टम ऐसी बन गई कि बस ग्रेड्स हो गए, सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो भी किया है और वो भी जरूरी है, लेकिन वो करते करते बच्चों के जो इंटरेस्ट है, बच्चों की जो पैशन है, उसमें उनको एंकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पिताजी एक बार अपने बेटे को ऐसा चाटा मारे जोर से, तो पड़ोसी ने पूछा क्यों मार रहे जी? बोला कल रिजल्ट है इसका। कल रिजल्ट? तो बोले रिजल्ट कल है ना साहब, तो आज क्यों मार? कल बाहर गाँव जा रहा हूँ, कल का काम आज निपट के करता हूं। कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा कि अगर आप बच्चों को अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से नहीं देंगे तो ये चाटे खाते रहने पर फेल ही होते रहेंगे। बहुत ओके। अच्छा, विवेक सर का एक कहना है कि बच्चों का अगर 95% से ज्यादा मार्क्स आते हैं वो भी खतरनाक होते हैं। 75 से 85% वाले जो बच्चे होते हैं लाइफ में बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा। कभी किसी पेरेंट्स ने आगे कहा है कि आपकी वजह से मेरा 95% वाला बच्चा 75 पे आ गया? नहीं, बेसिकली 95% देखिए स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, जो बताया, वो क्लासरूम बेस्ड कंसेप्चुअल थियोरेटिकल अप्रोच है, और उसमें बच्चे को क्या चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस सब्जेक्ट में 10 में से 3 आ रहे हैं उस पर फोकस करने की जगह वहां फोकस करो जिसमें 10 में से 7 आ रहे हैं, ताकि उसका सुपर स्पेशलिस्ट बने, पर वहां सब कुछ पोर किया जा रहा है। तो 95% के चक्कर में, 98% के चक्कर में अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर नहीं पाता है, और ये पुराने पैटर्न्स के कारण हमारे यहाँ बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं। अब पैटर्न्स इतने मजबूत हैं, तो मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि बच्चे को जो उसको आता है, जो उसको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बच्चा इतना सफल हो जाता है कि उसके मुकाबले कोई और खड़ा नहीं हो पाता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। मैं देखो, ये पुराने बिलीफ तोड़ने जरूरी हैं। आप जानते हैं गाय दूध देती है, यस नो? नो, गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ये पुराना पैटर्न है भाई। ऐसे ही कामयाबी, सफलता अपने आप नहीं मिलती है, वो भी निकालनी पड़ती है। तो ये लाइफ में कुछ पाने के लिए हमारे को कुछ खोना पड़ता है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? नो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है। तो ये हमारे बड़े पुराने पैटर्न है जी, क्योंकि डर के आगे नहीं होती है जीत, डर के आगे दर्द होता है। उसके बाद सीखे तो फिर जीत होती है। पर चक्कर क्या है, हमारे पुराने पैटर्न बड़े सारे बने हुए हैं, और वही पुराने पैटर्न के चक्कर में कि जितनी चादर उतना पैर पसारो। क्यों पसारो? डबल बेड की चादर लाओ, नई चादर लाओ, पैर बाहर निकालो, आगे बढ़ो। सो वी गॉट टू ब्रेक दोज पैटर्न्स। आगे निकलिए, बेटर बिलीफ्स डेवलप करिए, आसपास अच्छे लोगों की संगत रखिए, पैटर्न्स को बदलेंगे, चीजें बदलेंगी। जैसे अर्चना जी आप कह रही थी ना कि रेलगाड़ी के ऊपर कैसे वीडियो बनाया खान सर ने, ये एजुकेशन के साथ साथ कोई गंभीर विषय के ऊपर या कोई देश के ऊपर कोई ऐसा कोई मुद्दा, कोई करंट टॉपिक चल रहा है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। Yes, I've seen. अब मैंने सुना है कि आपको कोई धमकी वमकी, किसी हमला भी हुआ आपके ऊपर? हैं? क्या हुआ था वो? बम मार दिया था सर। हैं? आपके घर पे? हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 ठो फेंक दिया सब। क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, नॉमिनल। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है, फीस ही हो पूरे सिलेबस की 200 रुपए। हाँ, तो बाकियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। और हमको समझाएं, हम क्या, हमको क्या दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जब हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, इंटरमीडिएट क्रॉस किए थे, तो हमारे साथ के कुछ लड़के पढ़ने के लिए चले गए थे दिल्ली, उनको यूपीएससी निकालने के लिए चले गए थे। हालांकि जो गए थे उनमें किसी का नहीं हुआ। तो हम लोग ना उनको जब स्टेशन छोड़ने आए तो बड़ा भारी मन से हम लोगों ने विदा किया कि इन लोग के गार्जियन कितने पैसे वाले, इन्हें भेज दिए वहां, हम लोग के नहीं भेज सकते थे। तो ऐसे लाखों स्टूडेंट है जिनके गार्जियन नहीं भेज सकते। इनका मतलब गरीब होना कोई अपराध नहीं है, उसे कोई पढ़ाई से नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो हमने ठान लिया था कि कभी अगर मौका मिलेगा तो उसको हम जरूर कम करेंगे। तो इस साल हमको मौका मिला, तो वो जो टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। और सेम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और
इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के साथ जो भी हैं वो अपने सब्जेक्ट में उससे बेस्ट इंडिया में कोई नहीं। और इतना के बावजूद ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ इससे कई गुना ज्यादा है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे यहाँ पर। क्या बात। बहुत खूब। और अर्चना जी मैं इनके बारे में एक बात, कुछ हजम खान सर नहीं हुई आपके लोगों बारे में को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इनका जो स्टार्टअप है ये बूटस्ट्रैप्ड है। अच्छा। मैं साधारण भाषा में बता देता हूँ, ये सेल्फ फंडेड है। इन्होंने अभी तक किसी और से पैसा नहीं लिया है। ये इन्वेस्टर के पैसे से नहीं, इन्होंने खुद इसको बिल्ड किया है। और बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप है ये कि मैं कहूंगा कि अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना हो तो मैं इंडोर्स करता हूँ ऐसे स्टार्टअप्स को। यही सब चीजों को देखते हुए कई लोगों ने धमकी भी दिया था वहां पर। अच्छा। और उसके बाद बम चला दिए और 7-8 बम चला दिए और कुछ ब्लास्ट हुआ। एक बेचारा नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया। वो आया था, कहा कि सर हम तो पढ़ने आए थे, हमारा स्कूटी उड़ गया। हमारी ऑफिस उड़ा दिए सब। एक तो पास में आके गिरा और नहीं फटा वो। बाद में बहुत सारे लोग धमकियां दिए, लेकिन कहते हैं ना सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैम एक्चुअली ये फीस कम करने का एक और रीजन है। 2.5 लाख 3 लाख की जो फीस में सब लोग पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए वो कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनका मेंटल लेवल तो बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन एक पूरे देश का मेंटल लेवल थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाता। तो जब फीस कम रहेगी तो हर वो लड़का तैयारी करने के लिए आगे आएगा जिसका सपना है देश के लिए कुछ करने का। सीटें लिमिटेड हैं, उन्हें को मिलेगी, लेकिन जिन्हें नहीं मिलेगी उसे मिलेगा देश का एक जिम्मेदार नागरिक। तो इस देश को बदलना। क्या बात है। हम लोग विश्व गुरु कहे जाते थे, क्यों? क्योंकि दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए थे। चाइना से ह्वेनसांग आया, फायान आया, आज कोई नहीं आता है। हम लोग का उद्देश्य एक समय आएगा जो फिर आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। क्या बात है। पर आप देखो अर्चना जी, सबसे ज्यादा IPS IAS बिहार से निकलते हैं। आप देखो पढ़ाई लिखाई में पॉलिटिशियन बहुत बड़े बड़े निकले हैं। तो ऐसा नहीं है, हर जगह ऑप्शन भी नहीं है वहाँ पे, इंडस्ट्री नहीं है, खेती करेगा तो कोई खास वो नहीं रहे। ऑप्शन भी नहीं है, सही बात है। बिहार की मिट्टी में एक चीज है, जिद तो बहुत जबरदस्त है। कुछ भी नहीं रहेगा तो सब कुछ पाने का उसको जिद रहेगा, करके भी दिखा देगा वहाँ पे। कर देंगे हम आपको। विवेक सर, आपके बारे में हमने सुना एक बार आप संन्यास लेने चले गए थे। कौन वापस लेके आया आपको? फिर कहाँ तक पहुंच गए थे आप? नहीं, मैं MBA की पढ़ाई के बाद मैं ये सोचा था कि अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दूं। अच्छा जी। बहुत साल मैं वृंदावन में रहा था और गुरुकुल में रहा था। अच्छा। और वहाँ सेवा करना, बहुत अच्छी शिक्षा मिली। मैं बोलता हूँ मेरी असली MBA वही थी, मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन। वाह। और मैं वहाँ भगवत गीता पढ़ी, जहाँ मुझे गीता से लगाव हुआ। तो मेरे गुरुजी का आदेश था कि आप भगवत गीता को बिजनेस मैनेजमेंट के साथ जोड़ के देश दुनिया में बताओ। मेरे को लगा बड़ा मुश्किल काम है। मैंने बाद में देखा कि डॉक्टर स्टीफन कॉवी, जिनकी किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आप सबने पढ़ी होगी। उन्होंने बोला मैंने 7 हैबिट भगवत गीता से लिए। और हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो मेरी किताब पढ़ते हैं, जो कि 3.5 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं, और भारत में भगवत गीता नहीं पढ़ते। तो मुझे लगा कि मैं गीता विद मैनेजमेंट के ऊपर आकर के बातचीत करूं। मुझे लगा बहुत कठिन होगा, पर मेरे गुरुजी का आदेश था कि कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखोगे। तो एक छोटा उन्होंने मुझे बताया, पूछा कि इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह है, देखो आप भी एक बार जरा देख के बताओ। कुछ 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है यहाँ पे आपको। 1 ये 2 वो लाल रंग टी शर्ट पे, 3 4 5 ये लाल हो गया, 6 उधर लाल हो गया, 7 एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक 7। पर जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। नो। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसी सोल्यूशन पे फोकस करो और गीता के मैसेज को पहुंचाओ।
तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स कॉर्पोरेट्स में करने शुरू किए, क्योंकि गीता पहला मोटिवेशनल सेमिनार जो पृथ्वी के इतिहास में कपिल जी हुआ वो कृष्ण ने दिया था। पहले मोटिवेशनल स्पीकर इस पृथ्वी के इतिहास के कृष्ण थे, जिन्होंने अर्जुन को रणभूमि में मोटिवेट किया था। बड़ी पेशेंस कृष्ण ने अपने लीडरशिप क्वालिटी से दिखाई, वो मुझसे मुझे बड़ा इंस्पायर किया, वो चर्चा ने इंस्पायर किया, वो डिस्कशन ने इंस्पायर किया। तो उस डिस्कशन को मैं आज भी लेके चलता हूं अपने साथ। कहाँ सर, हमने सुना है आप 5 स्टार में रुके थे कल और नीचे जाके वड़ा पाव खाने गए आप रेहड़ी पे। एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ जो चीजें सीखने को मिलती है ना, खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में, कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते। हाय हाय हाय, क्या बात है। और खान सर की खासियत ये है कि जिसको तो पढ़ना है, जिसको एजुकेशन चाहिए, वो तो इनका वीडियो देखते हैं, लेकिन वैसे भी कई लोग, जैसे अर्चना जी बात करी थी, कहती मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने बैक टू बैक इतने सारे वीडियोस देखे, क्योंकि आपका जो तरीका जो बोलने में, एक तो इनकी जो टोन है पढ़ाने में, और साथ साथ में जो ह्यूमर आता रहता है, तो उसकी वजह से और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आपके वीडियो। शुरुआत में हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, या हम कई स्टूडेंट को भी देखते हैं, वो बेचारे जब थक जाते हैं तो आपका शो देखने लगते हैं। तो शुरू में हमको लगता था जब कि अरे यार हमारी पढ़ाई उसके लिए है, लेकिन पढ़ाई में थक जाता है, शो देख के नहीं थक जाता है। तो हमने सोचा दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो हमने उसको, और आज आपको पता नहीं हमने भी यही किया है। मिक्स करने। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 कमी है, एक एजुकेशन की, दूसरा सिस्टम की। हाय, वाओ, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते विवेक जी, नमस्ते खान सर। अच्छा लग रहा है, वाह, आप लोगों से मिलकर ना आप हम मर सकते हैं। वाह, मरो फिर। ये कैसी बातें कर रही हो गुड़िया तुम? हम कह रहे हैं हम इंड पे मर सकते हैं। खान सर, आप पटना से हैं ना? हमें भी पटना पसंद है, बस कोई पटाने वाला चाहिए। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। आपका जो चैनल है, हम दिन में 10 बार आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दिन में 10? अरे हाँ, और बेल आइकन तो हम इतना जोर से दबाते हैं कि बाकी यूट्यूब वाले बाहर निकल के देखते हैं कि ये कौन है जिसने इनका चैनल इतना जोर से दबा दिया बेल आइकन। गुड़िया तो शर्म नहीं आती है? आते ही फ्लर्ट शुरू कर दिया ना तूने। तो जाते हुए करते हैं क्या? विवेक जी नमस्ते, आपसे एक काम था छोटा सा, कर देंगे आप? ये क्यों करेंगे? नहीं गुरुजी, हमेशा आपने वीडियो में कहते हैं कि विवेक से काम लो, विवेक से काम लो। विवेक मतलब दिमाग से काम लो आप। हाँ, तो विवेक जी अपने दिमाग से ही काम लेंगे, बहुत दिमाग है उनके पास। ये देखिए, जो आदमी, आप हमें बताइए, जो आदमी बिना फिल्म किए कपिल शर्मा शो में आ गया, कितना दिमाग होगा उसके पास। लेकिन एक बात है जिसकी वजह से हम आप तीनों से नाराज हैं। क्यों, क्या बात? हर चीज में मोटिवेट 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 क्या होता है? सच कह रहा है, जब भी ये शब्द सुनते हैं हमें लगता है कोई हमें चिढ़ा रहा है। बदल दीजिए ना, खाली मोटिवेट बोलना ही क्यों जरूरी है? कुछ और कीजिए। रोटी वेट, छोटी वेट, पतली वेट, कुछ भी बोलिए, मोटिवेट हटाइए। तो गुड़िया तू भी एक्सरसाइज किया कर ना, देख डॉक्टर साहब ने कितना वजन कम किया है, तू भी कर ले। ठीक है, फिर मोटिवेट से ही चला लेंगे। लेकिन मोटिवेशन कोई बुरा बात नहीं है। हमारे दादाजी भी वैसे बहुत मोटिवेट करते थे। हाँ, एक बार तो तालाब में डूब रहे थे हमारे दादाजी। हमारे पास रस्सी भी था, ट्यूब भी था, फिर भी हम अपने दादाजी को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने उनकी ओर तिनका फेंका ना, वही कहते थे डूबते को तिनका का सहारा काफी। नहीं लगा सहारा, दादाजी बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़। गुड़िया तू क्या करने आई इधर? अरे हाँ, हम क्या करने आए हैं एक पूछना था सर, खान सर। ये जो हमारा एक चाचा का लड़का है, उसको क्या है, थोड़ा पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है, तो 12वीं का पढ़ाई आप उसको अच्छी तरह करवा के 12वीं पास करवा देंगे आप? करवा देंगे, वेरी गुड, बात कर लेते हैं। हाँ, राम सरोवर, देखो हमारा बात हो गया है, ये 10वीं जो तुमसे नहीं दिया जा रहा है वो नहीं देना है।
टेंशन नहीं है, 10वीं का खान सर से बात हुआ, ये सीधा 12वीं पढ़ा के पास कर देंगे। अरे ऐसे नहीं होता, पहले 10वीं पास करनी पड़ेगी, फिर 12वीं होगी ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस। हमारे मौसा जी थे, उनसे ना 10वीं हुई ना 12वीं हुई, अभी 3 दिन पहले सीधा उनकी 13वीं हुई। एक्चुअली क्या है, पढ़ाई लिखाई का हमको बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं, गांव में पढ़े हैं ना सर। स्कूल कहाँ होते थे अर्चना जी, गांव में स्कूल नहीं था, पेड़ के नीचे पढ़ते थे हम। यहाँ तक कि हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, हमारे मोहल्ले की जो भैंसिया थी उसको खड़ा करके टीचर उसके ऊपर लिख के पढ़ाती थी। मजाक नहीं कर रहे हैं। और आप तो समझ रहे हैं, अभी ब्लैक बोर्ड की एक अटैच डस्टर था ब्लैक बोर्ड का, समझ रहे हैं ऐसा, वो पीछे से आता था, लिखा हुआ मिटाता था और चला जाता था। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार क्या हुआ, हमारा स्कूल शुरू हुआ, शुरू होते ही 2 महीने के लिए छुट्टियां हो गई। क्यों? ब्लैक बोर्ड ने बछड़ा दिया था ना। तो वैसे आप लोग ना इतने ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं। आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछे। एक बार ना 4 दोस्त थे, 4 दोस्त, साम दाम दंड भेद। वो डिसाइड करते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं, तो टीम्स बनाते हैं। तो साम दाम ने एक टीम बनाया। इस पे भेद को बहुत गुस्सा आया, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि भेद को दंड मिलाना ये सिर्फ हंसती नहीं है सर, थोड़ा सा पेट्रोल पिला दो स्टार्ट भी हो जाती है। इतना है क्यों, और भी बता दीजिए। जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास नहीं मैकेनिक के पास जाते हैं, और डिटेल दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये बोलते हैं खाली। लेकिन अभी एक रिक्वेस्ट था सर, हमारा एक भाई है, पुरुषोत्तम नाम है उसका, वो गांव से आया हुआ है। आप लोग थोड़ा उससे सब बातचीत करेंगे, थोड़ा उसको प्रोत्साहन देंगे। और शर्मा जी, आपसे भी एक रिक्वेस्ट था, आपसे हमने कभी कुछ मांगा नहीं है। पुरुषोत्तम आएगा ना, एक बार बस उससे कह दीजिएगा, पुरुषोत्तम तुम कितने हैंडसम हो। मैंने देखा ही नहीं अभी तक। हाँ तो देख के बस बोल दीजिएगा तुम कितने हैंडसम हो, ऐसा बोल दीजिएगा प्लीज। ठीक है, हम बुला लेते हैं पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम है। वाह, तेरा भाई बड़ा हैंडसम है। तो हमारे खानदान में सब हैंडसम है, ज्यादा चापलूसी करने का जरूरत नहीं है। देखा हमारा यहाँ पे कितना चलता है। एक नंबर दीदी, एक नंबर। सब लोग हैं, नमस्ते कर दो। ये बड़ा अच्छा लड़का है, गांव में ना भैंस चराता है, इसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए ना। नहीं तो मतलब भैंस चराता है तो मोटिवेट करके क्या होगा, शेर चराएगा बाद में। अरे शेर चराएगा तो शेर इसको चर नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे हम खाली कह रहे हैं, तुम्हारा चेहरा थोड़ा बकरी जैसा है ना, तो वैसे ये सब बड़े बड़े लोग हैं। इनको बताओ कहा क्या बनना चाहते हो जीवन में आगे? HR। HR? अरे वाह, देखे कोई बड़ा कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स का काम करेगा ये। अरे HR मतलब दीदी ऋतिक रोशन। ना जूता पहनने का काम किया करो, जूता खाने का नहीं। काम किया है, कुछ बड़ा किया है लाइफ में? किया है ना दीदी, एक बकरी के बच्चे को बड़ा किया है। तो क्या जिराफ बना दिया बकरी के बच्चे को? अरे कुछ अलग किया है। हाँ दीदी, अलग किया है। वही बकरी का बच्चा भैंस का दूध पीने जा रहा है, तो हमने उसको अलग किया है। इससे नहीं होगा, मैं रहने दो, इधर आओ। ये देखो इतना बड़ा बड़ा लोग बैठा है, इनके सामने ऐसा बातें करोगे? इनसे मिलो, इनसे मिलो। विवेक जी तो कितना मार्केट के बारे में भी जानते हैं, मार्केट का कोई सवाल पूछो इनसे। सर परसों जो है मार्केट में हमारी साइकिल गायब हो गई, आपने देखा है क्या? हमारी साइकिल गायब हुई ना? हाँ। इसलिए दिमाग से पैदल हो तुम। पैदल समझते हो? हाँ। चल लोगे? 20 कदम चलोगे? हाँ। हाँ, घूमो जरा, अभी 20 कदम चल के दिखाओ। निकलो। सॉरी, माफी चाहेंगे। चलिए चलते हैं, नमस्ते। तो गुरुजी, डॉक्टर साहब, खान सर, आज हमारे जो मेहमान यहाँ पे आए हैं, इनके कुछ सवाल हैं, तो ये आपसे पूछना चाहेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो। जी, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैडम। नमस्ते कपिल सर। नमस्ते मैम। आज आपका शो देख के बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं शो पर आई हूँ, लेकिन रियली जो मैंने यहाँ अनुभव प्राप्त किया है वास्तव में कहीं नहीं किया। अरे शुक्रिया शुक्रिया। कहाँ से आई मैम आप? मैं खारघर से आई हूँ, नवी मुंबई। अच्छा जी। और मेरा नाम कविता अग्रवाल है। मेरा प्रश्न गोपाल सर से है। मेरे घर में कोई समस्या नहीं है, मेरे बेटे की अभी शादी हुई है।
और मेरा बेटा भी प्यारा है, लेकिन उसके साथ उसकी दुल्हन भी बहुत प्यारी आई है। लेकिन समस्या और लोगों को है, वो जब मेरे जानने वाले हैं बार बार पूछते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं समझ नहीं पाती, वो इंटरेस्टेड रहती है कि कुछ हो रहा है क्या घर के अंदर। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसका जवाब मैं लोगों को कैसे दूं, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। वही 4 लोग हैं गुरुजी। इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी का मतलब होता है अपनी जिंदगी जीना, और दूसरों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो उसमें कई ऐसी चीजें होती है कि दुनिया को हमको सब कुछ अपने जीवन के बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत, उनको बताना ठीक ठाक है, लेकिन अगर सबको हमारे जीवन के बारे में बताने लगेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। तो अगर कोई आपके घर में समस्या है, नहीं है, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बस ये डिप्लोमेटिक आंसर्स हुए। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसके साथ हमारा रिश्ता बड़ा गहरा हो, उनके साथ तो हम अपने दिल की बात खोल के करेंगे ना। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जो सुख में हमारा साथ देते हैं ना वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में हमारा साथ देता है ना वो फरिश्ते होते हैं। हाय हाय। जिस दिन गलत बोल देना आप, अच्छा। बोलना बड़े झगड़े चल रहे हैं, तलवारें चली कल, फिर देखना क्या मजे लेते हैं, फिर देखना उनका रिएक्शन क्या है। धन्यवाद मैम शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन, हेलो कपिल। हेलो सर। मेरा नाम अमित शाह है और मैं सिएटल यूएसए से आया हूँ जस्ट आपके शो के लिए। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है शाह साहब आपका। मैं और मेरी वाइफ गुरुजी के वीडियोस बहुत फॉलो करते हैं। अच्छा जी। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आदमी ने झुक के रहना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तो सिचुएशन ऐसी है कि गलती मैं करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, गलती मेरी वाइफ करती है, फिर भी मैं ही माफी मांगता हूँ। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी जो सीख है कि माफी मांगते रहना चाहिए, वो सिर्फ पतियों के लिए है या पत्नियों को भी लागू पड़ती है? बिकॉज इसने तो आज तक माफी नहीं मांगी मुझसे। आज इस एपिसोड के बाद घर जाके आपको फिर मांगनी पड़ेगी। एक और ऐड होगी आपकी। मैं कई बार कहता हूं कि a man who says sorry when he is wrong is honest. A man who says sorry when he is not sure is wise. And a man who says sorry even when he is right is called a husband. लेकिन जोक्स अपार्ट, मैं कई बार कहता हूं इस बात को, रिश्ते झुकने से यदि आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। नाउ सॉरी बोलना, अपॉलजी, माफी मांगना, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए कई बार कहते हैं कि मैंने कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, कभी किसी से माफी मांग ली और कभी किसी को माफ कर दिया। वाह, शुक्रिया शो में आने के लिए, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। माय नेम है राजेश तिवारी, सेम कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मेरे गुरु भी यहीं पर है। मेरा गुरुजी से सवाल है सर, समस्या ये है कि सर जब मैं घर आता हूँ ऑफिस से थक हार के, सेल्स वाले प्रोफाइल पे हम लोग, अच्छा, तो जब घर पहुंचते हैं तो वाइफ का कभी कभी मुंह है ना सूजा हुआ दिखता है। तो सोचते गुब्बारे जैसा मुंह क्या हो गया, तो पूछ लेता हूँ भाई क्या हुआ है आपको, तो वाइफ कहती है कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ अब क्या करूँ। फिर 5 मिनट के बाद फिर से जाता हूँ, पूछता हूँ भाई क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? तो बोलती है कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। तो ये सर समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम नहीं पूछूंगा तो भी प्रॉब्म है। आप समझना चाहते हैं? हाँ, तो समझ जाइए फिर कि आप कभी नहीं समझोगे। ऐसा नहीं। हेलो हेलो कपिल सर, आप ही हैं वो जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। आज फिर सूझेगा मुंह, देखना आप। सर आज भी इनका अफेयर कम नहीं हुआ है। अफेयर के बाद घर में इतनी रौनक आ जाती है, परफ्यूम, सॉन्ग चेंज हो जाता है, सब। अफेयर के बाद? अफेयर? हाँ। कौन से अफेयर के बाद? सर इनका अफेयर होता है बिजनेस के साथ। मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट अफेयर है, ये कहती है कुछ और अफेयर है। ओहो, आपका आपसी मसला है, हमको नहीं पता। इसमें तो सारे डर रहे कहीं हमसे ना पूछ ले। हम नहीं जवाब देंगे सवाल। इसमें तो गुरुजी भी इधर उधर देखने लग गए, कहीं ये सवाल हमसे ना पूछ ले। बिंद्रा साहब इधर देखने लग गए। मेरा गुरुजी से सवाल है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। पहले कई बार ऐसा हुआ करता था, मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ पहले माहौल। जी जी जी।
मुझे तो खुद के माइंड को हल्का करना पड़ेगा पहले ना जब लड़के किसी को प्रपोज करते थे तो बड़ी ऐसी स्पिरिचुअल भाषा में प्रपोज किया करते थे कि वो लड़की को लड़का कहेगा मैं शरीर हूं तू मेरी आत्मा है, ऐसा टाइप का एकदम स्पिरिचुअल सेंटी टाइप। अभी 2023 में डायलॉग बदल गया, वो कहता है मैं स्मार्टफोन हूं तू मेरी सिम कार्ड है। और लड़की कहती है मेरी ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है कि तेरा स्मार्टफोन ड्यूअल सिम कार्ड वाला नहीं हो। सर गॉट द आंसर। तो आपको जवाब तो मिल ही गया होगा इस सवाल का। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए जी, कि रिश्तों में कई बार गलत फहमियां बहुत हो जाती है। क्योंकि भारत में मैंने देखा है हमारे रिश्तों में ना हम दूसरों की बातें सोचते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ मिलके बैठ के समझौता नहीं करते, समझ नहीं पाते एक दूसरे से। और उन गलत फहमियों से निकलने के लिए बैठ के बात करने की जरूरत होती है। सर आपने जो भी कहा है एकदम सही कहा है। हमारी शादी को 20 साल हो गए ऑलमोस्ट। हाँ। और जब प्रॉब्लम्स होती है तो ये समझ के ले लेती है बहुत बार, तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। कभी मैं समझ के लेता हूँ तो आगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इसी तरह चलते रहता है। इफ यू चल ही रहा है ना? चल रहा है ना? बीच भी निकल गए, आगे भी निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए, शुक्रिया। दोस्तों आज हमारे साथ एशिया की पहली फादर डॉटर की ऐसी जोड़ी मौजूद है जिन्होंने वर्ल्ड की 7 सबसे ऊंची चोटियों के शिखर तक पहुंचने का रिकॉर्ड बना के भारत का नाम रोशन किया है। आप सबकी तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा पद्मश्री अजीत बजाज साहब और उनकी पुत्री दिया बजाज। हेलो दिया, वेलकम वेलकम। बजाज सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है सर, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और बताइए सर अपने बारे में कि कैसे शुरुआत हुई। When I got into adventure, I was blessed. The best thing that happened to me in my life was my 2 daughters. They are both here with me, Dia and Meghna, and also my wife. अभी आप बहुत कुछ कह रहे थे और अगर मैंने वाइफ का नाम नहीं लिया तो घर तो जाना है सर। पहाड़ तो चढ़ गए, घर की सीढ़ियां कैसे चढ़ोगे आप? देखिए, as parents, we have to introduce our children to various diverse fields. क्योंकि मैं एडवेंचर में था, मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ स्कीइंग जाती हैं, हम स्कूबा डाइविंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं। दिया is into extreme adventure, एवरेस्ट चढ़कर, तिरंगा फहराकर, बहुत खुशी हुई। क्या बात है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एवरेस्ट जब हम चढ़े, एक फादर डॉटर टीम, हम इसलिए चढ़ रहे थे क्योंकि हमारा एक मैसेज था हमारी पूरी देश के लिए कि हम बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू दिया, सो प्राउड ऑफ यू गर्ल। थैंक यू, थैंक यू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.